आज के टाइम पे जर्नलिस्ट को ब्लैकमेलर के जरिए से देखा जाता है। बिल्कुल सही बात। वो क्यों? हमने कुछ एक खबरें की तो बाद में पता चला कि अचानक ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से कुछ लेटर्स आए, समन्स आए कि मैंने सिर्फ इस प्रोफेशन में सर्व करना शुरू नहीं किया बल्कि इसके साथ साथ जो है तो एक अच्छे जर्नलिस्ट बनने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है? आप काम चोरी कर रहे हो और मैं आपको बोलूंगा आप काम चोर हो तो आपको सुमित भार्गव बुरा लगना शुरू हो जाएगा। आप सुमित भार्गव पे 10 किस्म के लांछन लगाएंगे। पीर पंजाल टॉकीज करके हमने इसकी शुरुआत की थी। जर्नलिज्म एक फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का। क्या आपके अकॉर्डिंग अभी लगता है कि जर्नलिज्म को उतनी फ्रीडम दी जा रही है कि वो अपने जो अपनी न्यूज के थ्रू, अपनी वॉइस के थ्रू जो वो लोगों तक सच पहुंचा? लेकिन जब आप कोई नेगेटिव खबर कर रहे हैं, किसी इंसिडेंट बेस्ड खबर को कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको उसके रिपरकशंस भी फेस करने पड़ते हैं। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि हर एक शख्स ये चाहता है, हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन हो पड़ोसी। आपने ग्राउंड जीरो में अब काफ़ी रिपोर्टिंग की, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने काफ़ी काम किया, कोविड के दौरान आपने काफ़ी काम किया। कहीं पर भी अगर कोई ऑपरेशन चलता है तो पहली आवाज बनना है, मुझे लोगों के अंदर सबसे पहले खबर पहुंचानी है। लेकिन मुझे ये भी ध्यान में रखना है कि कल को अगर मैं शहीद हो गया, सबसे पहले मैं जब डांगरी चौक में पहुंचा तो चौक में आप यकीन माने कि इतना सन्नाटा था, कोई लाइट नहीं चलती। जब आप रिपोर्टिंग करने ग्राउंड जीरो में जाते हैं, कोई मेमोरेबल स्टोरी अभी तक की रही आपकी? डेवलपमेंट से जिंदगी को ऐश दी जा सकती है, लग्जरियस बनाया जा सकता है, लेकिन जो मजा, जो हक, जो प्यार हिंदुस्तान के अंदर है वो कहीं दुनिया के किसी और मुल्क में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हमारी कंट्री में आज भी जर्नलिस्ट को फ्रीडम है। एक जर्नलिस्ट को ब्लैकमेलर के जरिए से देखा जाता है कि वो ब्लैकमेलिंग करता है या किसी पे आरटीआई रजिस्टर कर दी। ऐसा करो ही ना कि आप ब्लैकमेल। बीइंग अ जर्नलिस्ट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, क्या व्यूज रहेंगे उनके लिए? कोई ऐसी स्टोरी या न्यूज वो आपने कर ली हो जहां पर आपको एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेशर पड़ा है कि इसको अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? अपने से एक कदम नीचे वाले की जिंदगी को देखो और वैसी जिंदगी जियो। वेलकम बैक टू द हिमालयन टॉक शो पॉडकास्ट चैनल। एक बार आप सबका स्वागत है फिर से एक नए एपिसोड के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ। आप हमेशा अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू देखते होंगे राजौरी की एक खास पर्सनैलिटी, जम्मू कश्मीर के एक पॉजिटिव वॉइस जर्नलिस्ट सुमित भार्गव जी। हमेशा पीर पंजाल टॉकीज में हम उनको देखते हैं। उनकी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हो, चाहे किसी भी मुद्दे को लेके बात हो, सोसाइटी की वेलफेयर के लिए जो भी टॉपिक्स हों, हमेशा हम उनको सुनते हैं। और आज हम काफ़ी खुश नसीब हैं कि वो हमारे स्टूडियो में आए, हमारे पॉडकास्ट का एक हिस्सा बने। आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि जर्नलिज्म कैसे की जा सकती है और आजकल के टाइम पे जो जर्नलिज्म होती है उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, और आने वाले टाइम पे क्या क्या इनके चैलेंजेस रहेंगे और क्या क्या नया विजन रहेगा सोसाइटी को लेके, किस तरह ये अपनी सर्विस देंगे। आज के पॉडकास्ट में एक जर्नलिस्ट बनने के लिए आपको क्या करना है, सारी नॉलेज लेंगे। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ सुमित भार्गव जी हैं। मैं इनका अपने स्टूडियो, अपने प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। सुमित भैया, थैंक यू और टाइम देने के लिए शुक्रिया। आशीष जी, बहुत बहुत आपने मुझे मौका दिया अपने इस एक ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे आने का, और मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूं कि आपने राजौरी में इस पॉडकास्ट को स्टार्ट किया है, जो कि पहला पॉडकास्ट चैनल है, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपने प्रोवाइड किया है एक सोशल इश्यूज पे बात करने के लिए, और हर तरह से ये एक बेटर स्टेप है आपकी तरफ से। थैंक यू सर। आप आए, टाइम निकाला, अपना प्रीशियस टाइम निकाला। काफी बिजी शेड्यूल आपका रहता है, आप अपनी स्टोरीज में बिजी रहते हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ अपनी टीम की ओर से। सबसे पहले हम क्वेश्चन आपसे करेंगे कि सुमित भैया, आपका जर्नलिज्म में कैसे आना हुआ और कब से ये जर्नी आपकी जो है वो एज अ जर्नलिस्ट जो है वो स्टार्ट हुई? देखिए आशीष जी, एक लंबा सफर है। वक्त की आप बात कर रहे हैं तो आप 16 साल हो चुके हैं इस सफर में। देखिए, बचपन में हर किसी आदमी को अलग अलग तरह का शौक होता है जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं। तो स्टूडेंट लाइफ में मुझे भी थोड़ा बहुत न्यूज रिलेटेड पैशन था, और मतलब शुरू से न्यूज देखना, न्यूज सुनना अच्छा लगता था, और एक इसको लेकर शौक भी था। फिर 2009 में जो है वो मेरे ही अंकल हैं, उनकी वजह से मौका मिला, और तब राजौरी में
न्यूली एस्टेब्लिश किया गया था केबल नेटवर्क पे राइट चैनल। तो इसमें मैंने न्यूज़ एंकरिंग के सफ़र की शुरुआत की थी साल 2009 में, और उसके बाद से ये सफ़र चल रहा है। फिर वक्त के साथ चीज़ें कुछ बदलती रहीं। साल 2009 में जब मैंने इस सफ़र की शुरुआत की थी, उसके बाद साल 2012 में मुझे अर्ली टाइम्स एक न्यूज़पेपर था, उसके साथ जुड़ने का मौका मिला, और तकरीबन 1 साल मैंने वहाँ भी सर्व किया। देयर आफ्टर साल दो आप मान के चलें साल 2012 के आसपास ही, साल 2011 के एंड में मैंने अर्ली टाइम का सफ़र शुरू किया था, और साल 2012 के बाद में ग्रेटर कश्मीर एक बड़ा रिप्यूटेड मीडिया हाउस है पूरे जे&के का। पहले तो प्रिंट था, फिर डिजिटल, अब तो मल्टीमीडिया मीडिया हाउस है, और उसमें मुझे 2012 के बाद से सर्व करने का मौका मिला है। और 2012 में जब मैंने ग्रेटर कश्मीर में अपने सफ़र की शुरुआत की थी, तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मैंने सिर्फ इस प्रोफेशन में सर्व करना शुरू नहीं किया, बल्कि इसके साथ-साथ जो है वो मैंने अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू रखा था। जब मैंने आपको बताया कि साल 2009 में मैंने स्टार्ट किया था, तब मैं कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा था। फिर साल 2012 में मैंने मास्टर्स की, और मेरी मास्टर्स की डिग्री जो है वो जम्मू की शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से थी। मैंने मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी की थी। साल 2012 से ही मैंने ग्रेटर कश्मीर में कदम रखा, और तब से लेकर आज तक, यानी कि पिछले 13 सालों से मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और ग्रेटर कश्मीर का एक रेप्यूटेड उर्दू एडिशन भी है, जिसे कश्मीर उज़्मा कहते हैं। तो इन दोनों मीडिया हाउसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास आज भी है, और बीते 13 सालों से एक परिवार के तौर पर वहाँ पे भी काम किया है। और फिर वक्त के साथ जब चीज़ें बदलती रहीं, और कई जगहों पे भी सर्व करने का मौका मिला है। साल 2019 साल 2020 में जब कोविड का लॉकडाउन था, और आप भी जानते हैं कि न्यूज़पेपर्स का सर्कुलेशन भी रुक गया था, और सारी चीज़ें जो है डिजिटल शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि लोग अपने घरों में बंद थे। तो वक्त की ज़रूरत थी, लोगों की तरफ से बार-बार ये कॉन्टैक्ट किया जा रहा था, तो उसी को ध्यान में रखकर ये जो सोशल मीडिया एक प्लेटफ़ॉर्म पीर पंजाल टॉकीज़ करके हमने इसकी शुरुआत की थी साल 2020 कोविड लॉकडाउन के पीरियड में ही। और उसके बाद लोगों का प्यार मिला है। आज बीते 5 सालों से वो प्लेटफ़ॉर्म भी अच्छे से ग्रो हुआ है, और हमने कोशिश की है कि उसको एक ऑथेंटिक प्लेटफ़ॉर्म के तौर पर तैयार किया जाए। इसके अलावा और भी कुछ जगहें हैं जहाँ मैं सर्व कर रहा हूँ। कुछ एक सिविक इश्यूज़ पे भी बात करने का मौका मिलता है, और इस सफ़र में बीते 16 साल का जो एक लंबा सफ़र है, जिसमें मैंने ना सिर्फ जर्नलिज़्म किया, बल्कि मैंने अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू रखा। और मैंने मास्टर्स की डिग्री, जैसे मैंने बताया, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू से 2012 बैच था, उसमें बायोटेक्नोलॉजी में मैंने हासिल की। फिर मैंने बैचलर इन एजुकेशन जो है वो डिग्री भी की, कंप्यूटर डिप्लोमा किए। फिर मैंने डिप्लोमा इन जर्नलिज्म भी कर रखा है। फिर पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म भी परस्यू कर रहा हूँ। तो ये पूरा एक सफ़र था, और इसी सफ़र के बीच साल 2018 में ये बहुत कम लोगों को पता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक नोडल अथॉरिटी है, जिसे कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस कहा जाता है, ये डीआईपीआर। ये डीआईपीआर एक वेल एस्टेब्लिश्ड डिपार्टमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट में पीआईबी होता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग होती है, जे&के में डीआईपीआर है। डीआईपीआर की एक एक्रेडिटेशन पॉलिसी है, और पूरे जे&के में एक एक्रेडिटेशन पॉलिसी के तहत कुछ एक जर्नलिस्ट को एक्रेडिटेशन दी जाती है। और एक्रेडिटेशन अपने आप में एक बड़ा एक एलीट सा एस्पेक्ट है, लेकिन ये भी सच है कि वो डिस्क्रिशन सारी डिपार्टमेंट के पास है। एक अच्छी खासी फॉर्मेलिटीज़ हैं, आपके पास कोडल फॉर्मेलिटीज़ हैं, एविडेंसेस हैं, वो सब आपको प्रोड्यूस करने हैं, ये ऑथेंटिकेट करने के लिए कि आप एक जर्नलिस्ट हो, और सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं बल्कि आप एक रेगुलर जर्नलिस्ट हो और फुल टाइम जर्नलिस्ट हो। वो सब चीज़ें आप जब ऑथेंटिकेट करेंगे, फिर भी डिपार्टमेंट के पास जो है वो डिस्क्रिशन है कि वो आपको एक्रेडिटेशन दे या ना दे। लेकिन साल 2018 में, तब जब मैंने अप्लाई किया था, तो सभी कोडल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की, और उसके बाद जो उस वक्त एक बड़ी हाई लेवल स्क्रीनिंग टीम बैठी थी, तो शायद उन्हें भी हमारा काम पसंद आया होगा, तो उन्होंने एक्रेडिटेशन अलो किया था। फिर बाद में कोविड लॉकडाउन और ये सब चीज़ें चलती रहीं, तो एक्रेडिटेशन दोबारा रिन्यूअल में कुछ टाइम लगा, लेकिन अब दोबारा से रिन्यूअल हो गया। तो आप मान के चलें कि बीते 7 सालों से मैं डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस के साथ एक एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट के तौर पर रजिस्टर्ड हूँ। और रजौरी पुंछ से जहाँ तक मेरी मालूमात है कि शायद मैं ही एक जर्नलिस्ट हूँ जो एक्रेडिटेड है, जहाँ तक मुझे लगता है, हो सकता है कोई और भी हो, लेकिन फिलहाल मेरी जानकारी है कि शायद मैं ही हूँ। तो ये एक सफ़र है लंबा। और अब आपने पूछा कि सफ़र कहाँ तक जाएगा,
तो वो वक्त बताएगा, किस्मत का खेल। आप एक पंचाल को रिप्रेजेंट करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू भी हम आपको देखते हैं, आपके लिखे हुए आर्टिकल जब न्यूज़पेपर में आते हैं हम वो भी देखते हैं। तो अपना सुमित भैया, इसमें कितना बड़े चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं? तब से लेके अभी तक कितने चैलेंजेस आपने फेस किए? क्योंकि आपके साथ ही जो आपके सीनियर जर्नलिस्ट भी हों, अगर आपके साथ काम कर रहे हो, उनके साथ काम करना, फिर आपके साथ कुछ लोग जुड़ते हैं, फिर वो भी जब आपके साथ काम करते हैं, तो कैसे आप जो है वो परख करते हैं कि मतलब अगर कोई चैलेंज आपको फेस करना पड़े तो आप उससे कैसे जो वो इजीली निकल सकते हैं? देखिए आशीष जी, चैलेंजेस बिल्कुल साफ हैं। सबसे पहले जर्नलिज्म में सबसे बड़ा चैलेंज जो ध्यान में रखना पड़ता है, रखना चाहिए, और मैं तो खास करके रखता हूं, वो ये है कि जब भी आप कोई खबर कर रहे हैं तो उस खबर के कुछ रिपरकशंस भी होते हैं। आप अच्छी खबर कोई कर रहे हैं, कोई पॉजिटिव स्टोरी है, चलो उसका तो इतना इंपॉर्टेंस उस रिपरकशन वाले एस्पेक्ट से नहीं है। लेकिन जब आप कोई नेगेटिव खबर कर रहे हैं, किसी इंसिडेंट बेस्ड खबर को कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको उसके रिपरकशंस भी फेस करने पड़ते हैं। और रिपरकशंस में सीधा सा ये है कि आपको कई बार आपकी ही की हुई एक खबर जो सही भी हो सकती है, और हो सकता है सही खबर ही हो, आपको ऑनेबल कोर्ट के दरवाजे पर भी ले जा सकती है। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि हमने कुछ एक खबरें की, तो बाद में पता चला कि अचानक ऑनेबल कोर्ट की तरफ से कुछ लेटर्स आए, समन्स आए कि आपकी न्यूज के अगेंस्ट कुछ आप कह सकते हैं किसी ने कंप्लेंट की है कि ये फैक्चुअल नहीं थी। एक दो बार एज विटनेस बुलाया गया हमें। तो ये है कि जब भी मैं न्यूज करता हूँ, चाहे मुझे एक छोटी सी खबर भी करनी हो, तो मुझे ये ध्यान में रखना है, और मैं रखता हूं कि हो सकता है इस छोटी सी खबर के पीछे भी मुझे कोर्ट के आगे खड़ा होना पड़े। तो इसलिए मैं हमेशा वही चीज करता हूं जिस पे मैं पूरी तरह से 100%, 100% मुतमईन हूं, सेटिस्फाइड हूं कि मुझे इसका कहीं पे भी जवाब देना पड़े, किसी भी ऑनेबल कोर्ट के आगे जाके जवाब देना पड़े, मैं दे सकता हूं, और मेरी खबर किसी भी हिसाब से चैलेंज नहीं की जा सकती। और यही वजह है कि जब भी मैं 3 बार ऐसा हुआ है कि ऑनेबल कोर्ट में, मैं तो बोलूंगा, जाने का मौका मिला, और कोर्ट क्या होता है, कोर्ट में किस तरह की प्रोसीडिंग्स होती हैं, ऑनेबल जजेस किस तरह से वहां पूरा प्रोसीड करते हैं, वो सीखने का मौका भी मिला। और तीनों बार जब मैं गया, जिनमें 2 बार एज विटनेस बुला लिया गया जबकि मुझे पता भी नहीं था, और एक बार तो कुछ कंप्लेंट बेस पे था, तो जब ऑनेबल जज साहब ने मुझे पूछा कि ये मामला है, तो मैंने अपना केस खुद से ही प्रेजेंट किया। अच्छा। हालांकि एडवोकेट भी थे वहां, लेकिन मैंने खुद से ब्रीफ जब किया तो जो जज साहब थे वो पूरे सेटिस्फाई हुए, और उन्होंने इवन ये कहा कि ये बड़ा कम देखने को मिलता है कि कोई आदमी इस तरह से फैक्चुअल चीजें ब्रीफ कर रहा है। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने कुछ खास किया, बल्कि मैंने सिर्फ इस चीज का ध्यान रखा कि कोई भी खबर जो मैं कर रहा हूं, मुझे उसके लिए ऑनेबल कोर्ट के आगे जाके जवाब देना पड़ सकता है। और ऑनेबल कोर्ट जो हमारे कंट्री के अंदर सबसे बड़ी इलीट, और मैं तो कहूंगा पायस ऑर्गेनाइजेशन है, और अकाउंटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो चीजें, सबसे बड़ा जो आपने बोला चैलेंज, वो चैलेंज है। लेकिन मैं आज तक ऊपर वाले का भी आशीर्वाद रहा, और ऐसे कुछ लोगों की सीख थी कि आज तक मैंने उस सबसे बड़े चैलेंज को ओवरकम किया है। और मुझे उम्मीद है कि जब तक मैं इस प्रोफेशन में हूं, तब तक मैं इस चीज को यकीनन बनाऊंगा कि कभी भी मुझे कहीं पे भी जाने का मौका मिले, मुझे अपने न्यूज को प्रेजेंट करके उसे ऑथेंटिकेट करने का मौका मिले, तो मैं उसमें 1% भी कहीं चूकूं ना। दूसरा, आपने चैलेंज की बात की, देखिए चैलेंज बिल्कुल होता है। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि हर एक शख्स ये चाहता है, हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हो पड़ोसी के घर में, क्योंकि भगत सिंह ने शहादत दी थी कि शहीद भगत सिंह जो है वो पड़ोसी के घर में पैदा हो। और गांव में कई बार बुजुर्ग कहते हैं कि रोड बने, गाड़ी घर पहुंचे, लेकिन जमीन पड़ोसी की जाए। तो ये चलन हमारे समाज में आज भी है। मैं यही बोलूंगा, कई बार कोई फोन करता है कि जनाब हमें ये परेशानी है, मान लेते हैं ये फोन आता है जी, हॉस्पिटल में जो है वो जनाब हमें किसी एक हेल्थ इंस्टीट्यूशन में या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, और एम्प्लॉइज जो है वो लापरवाही करते हैं। हम अगर वो चीज वर्थ रिपोर्टिंग है, हम उसको रिपोर्ट करते हैं। बाद में कल कभी वही आदमी जिसने हमें कोई कंप्लेंट की थी, और जिसकी कंप्लेंट बेस पे हमने कोई खबर की, कल वापस जब वो अपने प्रोफेशन में कोई लापरवाही कर रहा है, और जब उसके खिलाफ खबर चलेगी, तो उसे बड़ी मिर्ची लगना शुरू हो जाती है। तो ये हर एक आदमी चाहता है कि सोसाइटी में इंप्रूवमेंट आए, सोसाइटी में सुधार आए, लेकिन मेरा उसमें कोई रोल ना हो। और आप मुझे बोलोगे कि मैं उसको बोलूं कि ये कामचोर है, तो मैं बोलूंगा तो आपको अच्छा लगेगा। कल जब आप काम चोरी कर रहे हो और मैं आपको बोलूंगा आप कामचोर हो, तो आपको सुमित भार्गव बुरा लगना शुरू हो जाएगा। आप सुमित भार्गव पे 10 किस्म के लांछन लगाएंगे।
ये चैलेंज है। ऐसा यही कभी हुआ आपके साथ? बड़ी बार होता है, लेकिन मैं इसी चैलेंज को ध्यान में रख के दो चीजें करता हूँ कि एक तो जल्दी जल्दी किसी मामले में जिसमें किसी पे पर्सनल कैरेक्टर असैसिनेशन हो या पर्सनल असैसिनेशन हो, नहीं करता। और मैं हालांकि ये चीज ऑन रिकॉर्ड बताना ज्यादा सही नहीं समझता था, लेकिन अब चूंकि आपके सवाल से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, कई बार मुझे लोग फोन करते हैं, जनाब हमें ये परेशानी आ रही है किसी दफ्तर में, किसी इदारे में, किसी इंस्टीट्यूट में, कहीं पे भी, तो जनाब आप इसकी खबर कीजिए। तो मुझे लगता है खबर करूंगा, किसी आदमी पे भी लांछन लगता है, हो सकता है खबर उस आदमी के लिए और तकलीफ बन जाए, जो लोग उसका पहले ही काम नहीं कर रहे थे वो और ना करें। तो इसलिए मैं उसको बेटर समझता हूँ कि मैं उस आदमी की जो ग्रीवियंस है, जो उसकी मुश्किलात, परेशानी, दिक्कत है, उसको उठा के जो कंसर्न अथॉरिटी है उसके सामने रख देता हूँ और मैं सीधा बोलता हूँ कि जनाब है तो ये मैंने एक खबर करनी थी, उसमें बेइज्जती आपकी भी होनी है, बेइज्जती आपके डिपार्टमेंट की या आपके ऑफिस की या कोई प्राइवेट सेक्टर आपकी भी होगी। तो इसलिए बेटर है कि आप इस आदमी का भी मसला हल कर दो, ताकि उसका काम भी हो जाए, आपकी भी इज्जत जो है वो बनी रहे, और मुझे भी बेवजह किसी के साथ उलझना ना पड़े। तो आज तक उसमें भी आशीर्वाद ये रहा है ऊपर वाले का कि जहां पे भी हाथ डाला, जहां भी किसी को कुछ बोला, तो उन लोगों को खुद लग गया कि यार ये आदमी तो 2 मिनट में लाइव आके हमारी धज्जियां उड़ा सकता था, लेकिन बिल्कुल। इसने हमारी इज्जत का ध्यान रखा। तो उन लोगों ने फिर मेरे लफ्ज का, मेरे अल्फाज का, मेरे वर्ड्स का ध्यान रखा, उसको इज्जत दी और वो काम चुटकियों में होते रहे। तो ये एक चैलेंज भी है। उसके बाद लोग कई चीजें एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा चीजें लोग एक्सपेक्ट करते हैं। लोग ये सोचते हैं कि हमें कोई थप्पड़ मार देता है तो पुलिस के पास जाने से अच्छा है कि मीडिया में मीडियम। खबर चला दें। अब उसमें मुझे तो आप बोल रहे हो कि आपको किसी दूसरे आदमी ने थप्पड़ मारा, तो उस थप्पड़ की वजह से आपको दिक्कत हुई तो आपकी खबर चले, लेकिन अब मुझे कैसे पता कि आपने उसको कितना मारा है? तो वो भी एक चैलेंज है। ये बड़े ज्यादा चैलेंजेस हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल लाइफ में तो चैलेंजेस हैं ही, ये कुछ प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हुए सोशल चैलेंजेस हैं जिन्हें फेस करते हैं। और यही वजह है कि मैं कई बार चीजों को इग्नोर करता हूं, मैं छोटी छोटी चीजों में हाथ नहीं डालता, क्योंकि यही चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और जब आप इस तरह की चीजों से उलझना शुरू कर लोगे, तो फिर आपको रात को नींद नहीं आएगी और आपका घर भी डिस्टर्ब होगा। इसलिए मैं इन चीजों को बाहर ही रखने की कोशिश करता हूँ। अगर आप जर्नलिज्म के फील्ड में नहीं आते तो आप किस फील्ड में जाते? आपने बताया कि आपको स्टार्टिंग से शौक था जर्नलिज्म करने का, फिर आप किस फील्ड में जाते? को अल्टरनेट फील्ड इसका कौन सा होता है? देखिए, इसकी अल्टरनेट फील्ड फिर तो गवर्नमेंट सेक्टर से ही जुड़ा हुआ कोई फील्ड होता। किस्मत ऊपर वाले ने फिलहाल तक यहाँ लिखी है तो इसलिए यहाँ है। कल हो सकता है ऊपर वाले ने कहीं और रोजी लिखी हो तो वहां चले जाएं। लेकिन इतना जरूर है कि अगर यहाँ ना होता तो जो रजौरी की सोसाइटी है, क्योंकि मैं भी रजौरी की सोसाइटी का ही एक हिस्सा हूँ, तो कोई मैं इतना बाहर से तो आया नहीं। तो रजौरी की सोसाइटी का जो चलन था उसमें यही था कि अगर मैं यहाँ ना होता, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में होता, वो गवर्नमेंट सेक्टर में कहाँ पे कैसा होता वो तो वक्त बताता, लेकिन अब वो चीज किस्मत में नहीं अब तक थी या है, और यही चीज है। और मैं तो, क्योंकि मैं इसलिए इसमें पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि मैंने इसको खुद चुना हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं वहां नहीं था तो इसलिए यहाँ हूँ, बिल्कुल। बल्कि मैं इसलिए यहाँ हूँ क्योंकि मैं यहाँ होना चाहता था। मैं वहां इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं वहां होना नहीं नहीं जाता था, चाहता। बिल्कुल। बस ये बात। तो इसकी ओवरऑल में कोई इंस्पिरेशन आपकी है जिसको देख के आपने अपना आइडल मान के जो है वो जर्नलिज्म स्टार्ट की? देखिए, नहीं, आइडल ऐसा कोई इंडिविजुअल आइडलिज्म वाली बात जो है वो तो नहीं है कि मैं किसी इंडिविजुअल के साथ वो उससे इंप्रेस होके इस फील्ड में आया। हाँ, मैंने जैसा आपको बोला, हर एक आदमी को शौक होता है। जैसे कई बार आप छोटे किसी फोर्थ फिफ्थ में पढ़ते हुए बच्चे को कहोगे ना आप क्या बनना चाहते हो, तो वो बोलेगा मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ। बिल्कुल। हालांकि उसको पता भी ना होगा कि आर्मी क्या होती है। कोई लोग पुलिस को पसंद करते हैं, है ना। कई बार गांव में आप किसी बच्चे को पूछो, वो तो बोलता है मैं ड्राइवर बनना चाहता हूँ, ड्राइवर। क्योंकि उस एक अट्रैक्शन होती है, उसको लगता है कि वो भी एक अच्छा ही मेंटालिटी। काम है। इनफैक्ट वो भी, उन्हें लगता है कि मुझे ये चीज, एक शौक पैदा हो जाता है। तो मुझे वो बचपन से ही शौक इन चीजों का था। तो इसलिए उसके बाद जिंदगी में बड़े ऐसे लोग मिले जिनसे सीखने का मौका मिला, और यकीनन बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। रजौरी में ही कहीं ऐसे ऐसे लोग हैं जो इस फील्ड से नहीं भी जुड़े हुए, लेकिन उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। फिर इस प्रोफेशन में बड़े बहुत अच्छे, और मैं तो बोलूँगा इंटरनेशनल रिप्यूट के कुछ एक जर्नलिस्ट के साथ भी बैठने उठने का मौका मिला, उनसे चीजें सीखने का मौका मिला, उनसे प्यार मिला। और वो चीजें आज पता चलती हैं कि जो आज से किसी ने 10 साल पहले, 8 साल पहले, 6 साल पहले चीजें सुझाई थी, बताई थी, तो वो चीजें आज सही साबित हो रही हैं। और मैं तो आपको ये भी कहूंगा कि जो पीर पचाल टॉकीज करके अपना एक प्लेटफॉर्म हमने शुरू किया था, जैसे मैंने आपको बोला कोविड लॉकडाउन में हमने इसलिए शुरू किया था क्योंकि अखबारें नहीं आ रही थी, टीवी पे न्यूज का चलन थोड़ा कम था, आ जा सकते नहीं थे कहीं, तो घर में बैठ के इंटरनेट की मदद लेके लाइव वगैरह करना था।
ये चीज कोविड लॉकडाउन में मजबूरी में शुरू की थी और वक्त की दरकार थी। लेकिन यही चीज साल 2017 में एक बड़े रिनाउंड जर्नलिस्ट, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे साल 2017 में कही थी कि भाई साहब ठीक 1-1.5 साल के बाद ये डिजिटल जर्नलिज्म का जमाना है, तो ये प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म के साथ साथ डिजिटल जर्नलिज्म चलेगा, तो इसलिए आप भी उसमें हाथ डालना शुरू कर लो। और उन्हीं की सीख थी कि ये चीजें मैंने सीखना शुरू की। और उसके बाद तभी साल 2018 के आसपास एनडीटीवी ने जो है वो ये मोबाइल जर्नलिज्म की शुरुआत की थी। तो वहाँ शरद शर्मा करके एनडीटीवी में एक बड़े रिनाउंड जर्नलिस्ट होते थे, उन्होंने मोबाइल जर्नलिज्म पर एक जिसको अब हम व्लॉगिंग कहते हैं, तब वो व्लॉगिंग का नाम ही नहीं था, तब उन्हें एक न्यूज कंटेंट तैयार किया था और उनने दिल्ली के बिजी मार्केट्स में जो है वो चल के मोबाइल से शूट किया था, खुद ही शूट किया था। तब मुझे आइडिया आया कि अच्छा ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है। और उसी चीज से इंप्रेस होकर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि आज तक ये बड़े लोग हैरान होते हैं, क्योंकि कई बार लोग मुझे बोलते हैं जी आप ये कवरेज कर दीजिए, तो आप अपना कोई लड़का भेज दीजिए, मतलब एक लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं लड़का, मतलब आप अपना कोई कैमरा मैन या कुछ। तो मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि जनाब मैं अकेला हूँ, अगर मैं आऊंगा तो ठीक, नहीं आऊंगा तो आप वीडियो भेज दीजिए, हम देख लेंगे। क्योंकि मैं अपने साथ किसी को आज तक जो है फिलहाल मैंने किसी का असिस्टेंस, उसका रीजन क्या आपको? रीजन बस ये ट्रस्ट इश्यूज होते हैं? नहीं, ट्रस्ट इश्यूज तो नहीं है, बड़े अच्छे लोग हैं रजौरी में जो इवन हम साथ चलते हैं। कई बार 3-3 4-4 दिन भी जब कहीं इनकाउंटर होता है, कुछ इस तरह की चीजें होती हैं, तो हम इकट्ठे रहे हैं। बट मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ अपनी कंपनी के साथ, अपनी कंपनी के साथ अपने तौर पर काम करना, अपने हाथों से काम किया हुआ मुझे पसंद है। जैसे किसी आदमी को अपने हाथ का खाना ही पसंद होता है, यही मेरा हिसाब है कि मैं अपने हाथ से किया हुआ काम पसंद करता हूं। कुछ ऐसे फ्रेंड सर्कल में हैं जो तब से लेके अभी तक आपके साथ ही जर्नलिज्म में करते हो कोई? देखिए बिल्कुल, आप रजौरी में अगर आप देखेंगे, क्योंकि रजौरी में ना बेसिकली रजौरी में मैं आपको 4 चीजें बताता चलूं। रजौरी में एक तो जर्नलिज्म को लेकर एक बहुत मिथ है, अच्छा। बड़े लोग जर्नलिज्म को नहीं समझ पाए हैं और उसके पीछे एक वजह भी है। वजह ये है, खासकर आज के दौर में ना, मैं आपको एक बड़ा कड़वा सच बताता हूँ। आज के दौर में जर्नलिज्म जो है वो एक ऐसे नॉर्मल सी कहानी बना दी गई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और मैं तो ये कहूंगा कि कोविड लॉकडाउन के बाद जिसके पास कोई काम नहीं था वो भी खुद को जर्नलिस्ट बनाने के चक्कर में पड़ गया, और जो डिजास्टर्स है दोनों तरफ से, रियलिटी हमारे प्रोफेशन के लिए भी और उस आदमी के लिए भी। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए 2 टर्म्स होती हैं, क्योंकि आज तो हम सोशल मीडिया के जमाने में हैं। अगर आप बोलें कि आप वापस वो अखबारें उसी तरह से पहले लोग पढ़ेंगे, वैसा नहीं है। आजकल लोग सुबह वो पीडीएफ आ जाता है उनके व्हाट्सएप पे या वेबसाइट बोलते हैं, वहां पीडीएफ से अखबार पढ़ के फारक, अब वो बाजार से जाके अखबार लेने का चलन तकरीबन हो गया है। आमतौर पे कंटेंट क्रिएटर होते हैं। हाँ, कंटेंट क्रिएटर। कंटेंट क्रिएटर क्या है? जो कोई भी कंटेंट आपको तैयार करके देता है, जिसमें एक जर्नलिस्ट भी है, क्योंकि जर्नलिस्ट भी आपके सामने कंटेंट दे रहा है जो न्यूज कंटेंट है, तो वो एक कंटेंट क्रिएटर है। जर्नलिस्ट कंटेंट क्रिएटर की ही एक कैटेगरी है, लेकिन हर कंटेंट क्रिएटर जर्नलिस्ट नहीं हो सकता। ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ रजौरी में मिथ क्या है। रजौरी में लगता है कि कोई भी आदमी जो न्यूज दे रहा है वो जर्नलिस्ट है। जर्नलिस्ट ठीक है, कोई पाबंदी नहीं है, गवर्नमेंट ने आज तक कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, कोई भी और क्राइटेरिया नहीं रखा कि कौन जर्नलिस्ट बन सकता है, कौन जर्नलिस्ट नहीं बन सकता है, तो हर कोई बन जाता है। लेकिन मैंने आपको बोला ये डिजास्टर्स है। डिजास्टर्स 2 तरह से है। एक तो हमारे प्रोफेशन में भी एक अननेसेसरी रॉकेटिंग ग्रोथ हो गई। बिल्कुल। मतलब हम आज एक इवेंट अटेंड कर रहे हैं तो उसमें 4 नए चेहरे आ जाते हैं माइक लिया हुआ, तो जब हम पूछते जी आप कौन है, जी हम भी ये काम कर रहे हैं। ठीक है, हम तो नहीं रोक सकते किसी को, एक प्रोफेशन है, हर कोई ओपन फॉर ऑल है। लेकिन उनके लिए नुकसान क्या, मैं अब आपको ये बताता हूँ। देखिए हर एक चीज एक फाइनेंशियल सर्कल पे चलती है। बिल्कुल, है ना। हर एक चीज के लिए अपना घर, कुल मिला के अपना घर चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए, पैसा चलाने के लिए आपको काम करना है। अब हम भी शुरू में, जब शुरू के 2-3 साल थे, तो हमें भी चीजें सीखने में लग गई, चीजें सीखी, सब कुछ किया। उसके बाद एक इनकम का सोर्स शुरू हुआ, तो आज चलो जैसा भी है सेटिस्फेक्शन से हम सेटिस्फाइड है अपनी जगह। लेकिन जब आप फॉर ग्रांटेड किसी भी प्रोफेशन में चले जाएंगे, जैसे मैं आपको बोलता हूँ शीश जी अभी आप उठे बाहर, आप एक कपड़ों का शोरूम खोल दीजिए। बिल्कुल। तो जब आपको उस कपड़ों के शोरूम की कोई जानकारी नहीं है, आप कोई एक्सपीरियंस नहीं लेके एबीसी भी नहीं पता ही कुछ नहीं है, तो ऐसा थोड़ी है कि भगवान ने इतना भी आप पे कर्म कर दिया कि आप कुछ किसी भी चीज में हाथ डाल दोगे तो वो चल पड़ेगा। इसी तरह से कोई आदमी यहाँ आता है और बड़े आए और बड़े चले भी गए। आए, उनको लगा कि ये बड़ा एक वीआईपी प्रिविलेज वाला प्रोफेशन है, यहाँ तो पुलिस भी साथ है, एमएलए तक साथ चलते हैं, मतलब एक हर आदमी पसंद करता है एक अपना ऑरा बन जाता है, एक एलीट क्लास में आ जाते हैं। वो आए, यहाँ बैठे
उनने सोचा बस हम आ जाएंगे, बस पैसे की बहार होना शुरू हो जाएगी। जब वक्त के साथ उन पर फाइनेंशियल कंस्ट्रेन आना शुरू हो गए, तब उन्हें पता चला कि नहीं, जो प्रोफेशनल फुल टाइम जर्नलिस्ट है, जो काम करता है, वो ही यहाँ सरवाइव कर सकता है। हर आदमी बस ये सोच के आए कि मैं अपना एक एलीट क्लास में जा रहा हूँ, तो बस वहां पाँव रखते ही एक ऐसा कमरा है जिसमें हर तरफ पैसों की बौछार होना शुरू हो जाती है, वैसा नहीं होता है। तो जब वैसा नहीं हुआ तो वो लोग जाना शुरू कर गए। इसीलिए उन लोगों के लिए भी नुकसानदेह, मैंने बताया ना कि दोनों तरफ से नुकसानदेह, हमारे लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि जब जहां पे एक दुकान है वहां पे अगर 100 दुकानें खुल जाएंगी तो काम कैसे चलेगा, काम है बिल्कुल। ना। हर एक दुकान की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। इसी तरह से जहां दुकान चलनी ही नहीं है, जहां आपको दुकान से 4 पैसे बचने ही नहीं है, आपका सर्कल नहीं चल सकता, आपकी फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं हो सकती, तो आपने तो दुकान बंद करनी ही करनी है। तो वो चीज है। अब कई लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया में हम पेज बना के तो एकाएक रात में जो है वो मोनेटाइज करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। बिल्कुल उसके लिए रेगुलर होना पड़ता है। जैसे रेगुलर आप हर हफ्ते एक पॉडकास्ट चैनल अपलोड करते हो, बिल्कुल। आप 2 हफ्ते नहीं कीजिए, आपको देखना ही कुछ छोड़ देंगे, रीच डाउन हो जाती रीच है। डाउन हो जाती है ना, देखना छोड़ देंगे लोग। बिल्कुल तो रेगुलर करना है, और रेगुलर करने के लिए आपको टाइम टाइम डेडिकेट देना करना है। पड़ता और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये 24 घंटे का काम है। है। बिल्कुल बिल्कुल आप रात को 2:30 बजे भी मुझे कहेंगे और मेरी तरह के बाकी फुल टाइम जर्नलिस्ट को कहेंगे, वो 2:30 बजे भी फोन उठाते हैं, वो कभी रात को फोन स्विच ऑफ नहीं करते, वो कभी रात को फोन साइलेंट नहीं करते, और वो रात को भी एक कॉल के बाद 10 मिनट में तैयार होकर निकल पड़ते हैं अपने काम पे। जैसे एक आर्मी पर्सनल को कहते हैं कि 2.5 से 3 मिनट का टाइम होता है कि जैसे वो अलार्म विसल बजेगी उसको 2.5 मिनट में तैयार होके निकल जाना निकल है। जाएगा। इसी तरह से हमें चलो 2.5 नहीं, हमें 5 मान लो, 10 मान लो, क्योंकि हमारे लिए भी जल्दी पहुंचना मैंडेटरी है। तो हम भी 10 मिनट में रात को 3 बजे हो, जितनी मर्जी सर्दी हो, जितनी मर्जी बारिश हो रही हो, जितनी मर्जी बर्फ पड़ रही है ना, जैसे फोन आएगा हमें पता है ये इंपॉर्टेंट है, जाना है, बस कहानी खत्म, फिर कुछ नहीं सोचना है। ये चीज है। तो ये चीजें करने के लिए बहुत त्याग देना पड़ता है। हर कोई बिल्कुल आदमी सोचे कि मैं बस ऐसे आ जाऊंगा और ऐसे ही रहूंगा, वो चीजें नहीं चल सकती हैं। तो इसलिए आपने बोला, एक सवाल था आपका, जो मैं आपको, ये चीज जो है ये गलत है। और अब जो रही बात की, जो आपने पूछा था, कुछ लोग, अभी भी बहुत से लोग हैं रजौरी में, और जिन्होंने कुछ गुजर भी गए, आज स्वर्गवासी हैं। बहुत से लोग हैं जो बीते 40-40 साल से, 50-50 साल से, 30 सालों से यहाँ पे जर्नलिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं। उनने सोसाइटी को सर्व किया है। अच्छा और अनफॉर्चुनेटली रजौरी में, जैसे मैंने आपको बोला कि जर्नलिज्म को थोड़ा लेस इंपॉर्टेंस दी जाती है। अदरवाइज जैसे एक लीडर का नाम रजौरी की सड़कों पे गूंजता है, उसके नाम की सड़कें बनती हैं, उसके नाम के पुल बनते हैं कि जी इस आदमी ने रजौरी में कुछ काम किए हैं। जिस तरह से एक मार्टियर के लिए उसको याद किया जाता है, इसी तरह से एक जर्नलिस्ट को भी याद किया जाना चाहिए, क्योंकि उसने भी इसी सोसाइटी को सर्व किया है। और उन्होंने उस वक्त में सर्व किया है जब ना तो इंटरनेट होता था, ना कुछ और होता था, और लोग कैमरा में रिकॉर्ड करके कैसेट लिफाफे में डाल के यहाँ सलानी ब्रिज पे खड़े होते थे 2-2 घंटे। ट्रक आता था या बस आती थी, उसमें रखते थे, वो जम्मू को रिसीव करता था, या कई बार रात को, दिन को खबर शूट करके जो जरूरी है, शाम को उसको ट्रक पे लोड करके खुद यहाँ पे बैठना, जम्मू जाना, कैसेट डिलीवर करनी, सुबह गाड़ी पे वापस। अच्छा अब वैसे भी लोगों ने सर्व किया है। तो ये एक पूरा वक्त था जो रजौरी में, चलो हमने कम देखा, लेकिन कई लोग हैं जिनने देखा है। आपने ग्राउंड जीरो में अब काफी रिपोर्टिंग की, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने काफी काम किया, कोविड के दौरान आपने काफी काम किया। कहीं पर भी अगर कोई ऑपरेशन चलता है तो उसमें हम देखते हैं कि सुबह कोई भी लाइव नहीं आया होता तो आप सबसे पहले लाइव आए होते हैं, और वहां पर एक पॉजिटिव, आप जो है वो पॉजिटिव वाइस जर्नलिस्ट के तौर पे एक अपनी एक अच्छी सी जो है वो वहां पर न्यूज करते हैं, न्यूज कवर करते हैं। तो कभी आपको डर नहीं लगता है कि अब आप बॉर्डर एरियाज में भी जाते हैं, आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो बम बचे थे वो भी डिफ्यूज के टाइम पे भी आप वहां पर थे, कभी आपको डर नहीं लगा कि आपकी भी फैमिली है? देखिए, मैं आपको इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा जवाब देता चलूं। कोई शक नहीं है कि मुझे भी डर लगता है। कई बार ये मेरे घर से भी सवाल पूछा जाता है कि रात को 3 बजे इनकाउंटर की खबर आ गई और आप निकल पड़े। कोई शक नहीं है कि मुझे डर लगता है, लेकिन मैं कुछ चीजों को ध्यान में रखकर, सेफ्टी को ध्यान में रखकर चलता हूं। और मैं ये लाइटर नोट में ही बात बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी ध्यान में रखकर चलता हूँ कि बेशक मुझे वो पहली आवाज बनना है, मुझे लोगों के अंदर सबसे पहले खबर पहुंचानी है, लेकिन मुझे ये भी ध्यान में रखना है कि कल को अगर मैं शहीद हो गया तो लोग 10 दिन में भुला देंगे। खासकर बिल्कुल रजौरी में तो लोग 10 दिन के बाद नाम ही याद नहीं रखेंगे। बिल्कुल इसलिए मैं उन चीजों को ध्यान में रखता हूँ। जैसे डांगरी में 1 जनवरी 2023 को एक बड़ा मैसेकर हुआ था, एक बिल्कुल। नरसंहार हुआ था, और उस वक्त कोइंसिडेंटली मैं यहाँ जो मुरादपुर का इलाका है,
यहाँ से गुजर रहा था, मैं किसी और सफर पे जा रहा था। अचानक, क्योंकि हमारे हर जगह कॉन्टैक्ट्स होते हैं, हमारा काम ऐसा है, तो मुझे डांगरी से ही किसी का कॉल आता है कि यहाँ फायरिंग हो गई और लोग चोटिल हो गए, लोगों को लग गई है, जख्मी हो गए हैं। मैंने कहा कितने? तो उन्होंने बोला 7-8 लोग जख्मी हुए। जब ऐसा बोला तो मुझे भी दिमाग में खड़का। ये शाम के टाइम जो इंसिडेंट, शाम के टाइम इंसिडेंट हुआ था, 6:45 के आसपास वो इंसिडेंट हुआ था, और उसी के 2-4-5 मिनट में, क्योंकि हमारे कुछ रिश्तेदार वहां रहते हैं, उनकी कॉल्स आई कि सुमित जी ऐसा कुछ हुआ है, तो आप सबको बता दीजिए, पुलिस को भी, तो यहाँ काफी लोग जख्मी। तो पहले मैंने सोचा कई बार लोग झगड़ जाते हैं, किसी को गोली दूसरा आदमी मार देता है पर्सनल वेपन से, या कई बार कुछ भी हो सकता है, 1-2 आदमी जख्मी हो जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने बोला कि 5-6-7-8 लोग तक जख्मी है, तो मेरे दिमाग में ये चीज आई कि नहीं है, 5-6-7-8 लोग अगर गोली लगने से जख्मी हुए तो ये तो फिर एक अनटूवर्ड इंसिडेंट है। तो मैं वहां से सीधा निकल पड़ा, क्योंकि मैं वहीं था, तो मैंने सीधा वो मुरादपुर का ब्रिज लिया और मैं चला गया। अब यकीन माने, डांगरी चौक में जब पहुंचा, वो मंजर मैं कभी नहीं भूल सकता। आज जो मर्जी कोई कह दे, यहाँ बड़े बड़े लोग मैंने ये तक कहते हुए सुने कि ना जाने हमने क्या क्या तीर मार लिए थे। वो रात जो है वो मैंने देखी, और डांगरी के कुछ लोग आज भी जानते हैं, और वो आज मुझे जहां भी मिलता है वो कहते हैं जी आप ही थे उस दिन जो सबसे पहले पहुंचे थे। और हालांकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं सबसे पहले पहुंच के मैंने भी वहां कोई तीर मारा, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा, सबसे पहले मैं जब डांगरी चौक में पहुंचा, तो चौक में आप यकीन माने कि इतना सन्नाटा था, कोई लाइट नहीं जल रही थी, सारी दुकानों की लाइट्स बंद थी। एक तो सर्दियों के मौसम में वैसे ही थोड़ा माहौल सूखा सा हो जाता है, दूसरा सारी दुकानों की लाइट बंद, और जिसे हम लिटरली में कहते हैं ना कि कोई जानवर भी नजर नहीं आ रहा था, इंसान तो इंसान रहा। अब जब जिससे मुझे कॉल की थी, मैंने उससे पूछा कि कहाँ का इंसिडेंट है, तो उन्होंने बोला हाई सेकेंडरी स्कूल के आगे चले जाना है। जब मैं उस रोड पे निकला, जैसे मैंने आपको बोला उस इलाके में कुछ रिश्तेदार रहते, तो मैं पहले भी बड़ी बार उस सड़क पे गया, तो जैसे मैं हाई सेकेंडरी के गेट तक पहुंचा, तब मुझे दिमाग में एक चीज आई कि यार मैं जा तो रहा हूँ आगे, लोग तब तक उन जख्मी लोगों को, जब तक मैं यहाँ से टर्न करके जाता, तो वो अपनी गाड़ी में लोग बिठाकर हॉस्पिटल की तरफ निकल चुके थे। तो जब मैं हाई सेकेंडरी के गेट पे पहुंचा, तो मेरे दिमाग में एक चीज है कि यार मैं जा तो रहा हूं, आगे ये भी नहीं पता हुआ क्या है, आगे ये भी नहीं पता किसने किया है। अगर, क्योंकि तब तो ये पता ही नहीं था कि ये मिलिटेंसी आतंकवादियों से जुड़ा हुआ कोई मामला है, तो मेरे दिमाग में है कि अगर वो हुआ तो मैं जाऊंगा, और मेरी गाड़ी अगर सबसे पहले, तो मैं तो गया। फिर मैंने वहां डांगरी हाई सेकेंडरी के गेट पे गाड़ी रोकी, मैंने गाड़ी वहां से टर्न की, मैं वापस चौक में आया। चौक में आया तब मैंने जाके वहां ये चीज दिमाग में ली कि यार मैंने गलत कर दिया था, क्योंकि देखो पर्सनल सेफ्टी तो जरूरी है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके बाद एक पुलिस की गाड़ी आई, और पुलिस की गाड़ी में जब, क्योंकि पुलिस को भी इमीडिएट कॉल आई क्या हुआ क्या हुआ, तो वो पुलिस की गाड़ी, हालांकि उससे पहले पुलिस की गाड़ी कुछ जा चुकी थी, वो पुलिस की गाड़ी है। उन्होंने मुझे पूछा कि हाई सेकेंडरी की रोड, मैंने कहा हाँ हाई सेकेंडरी की रोड इस तरफ। तब मुझे दिमाग में है कि अब पुलिस की गाड़ी आ चुकी है, अब जो है अब मेरा जाना भी सेफ है। तो उस गाड़ी से 100 मीटर पीछे मैंने अपनी गाड़ी रखी, तो वो गाड़ी इंसिडेंट साइड पे पहुंची, और वहां जाकर मुझे भी पता चला कि पहले भी पुलिस की 1-2 गाड़ी यहाँ पहुंच चुकी थी। तो वो जो आपने बोला डर, डर लगता है, डर लगना जरूरी भी है। और कई लोग कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, वो डर के आगे जीत भी होती है, और कई बार डर के आगे मौत भी होती है। बिल्कुल। लेकिन डर के साथ साथ आपको सेफ्टी रखनी है, और मैं सेफ्टी रखता हूँ। आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात की, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये बात ऑन रिकॉर्ड कहते हुए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कुछ लोगों की मजबूरी भी रही होगी। आज भी अगर मेरे घर में कोई बच्चा है, कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, तो बेटर होता है कि आप सेफ साइड पे निकल जाए। बिल्कुल। अगर आपके घर में कुछ और ऐसे कंस्ट्रेन है, बेटर आप फैमिली को शिफ्ट कर दें। लेकिन कुछ जगहों पर अपने इलाके के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए थोड़ा बहुत जिगरा रखना, स्टैंड रखना पड़ता है। बिल्कुल। थोड़ा बहुत गुर्दा रखना भी जरूरी होता है। ठीक है, अगर आपकी फैमिली को लेकर आप थोड़े अनसेफ फील करते हैं, आप फैमिली को शिफ्ट कर दीजिए। बट यार कम से कम किसी मोहल्ले में 2-4 लड़के तो होने चाहिए ना, है ना। हम टीवी पे आर्मी से जुड़ी हुई फिल्में देख देख के बड़ा वो सीना फखर से चौड़ा कर लेते हैं। हम टीवी पे वो उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक और पता नहीं कौन कौन सी मूवीज देख के बहुत उस टाइम जिगरा आ जाता है, जोश महसूस करते हैं। तो जब असली में होता है तो फिर तो थोड़ा बहुत जोश तो दिखाना चाहिए। फैमिली शिफ्ट करना एक वाइजर ऑप्शन होता है। आपके बच्चे छोटे, वो बमबारी नहीं देख पाते, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। घर में जो लेडीज हैं वो नहीं कर पाती हैं, घर का कोई बुजुर्ग है वो नहीं कर पाएगा, कोई बीमार है वो नहीं कर पाएगा, उनको शिफ्ट करें। लेकिन जो मेरी तरह के, आपकी तरह के कुछ जवान लड़के, यार आप रहो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कोई बम आ रहा है, गोला आ रहा है तो आप उसको पकड़ लो हवा में जाके। यार अपने घर में रहो, सेफ साइड पे रहो। पूरी एसओपीज जो है, विंडोज छोड़नी है, ब्लाइंड वॉल के पास रुकना है, ग्राउंड फ्लोर पे रुकना है, दीवारें होनी चाहिए, जैसे ये कमरा हर तरफ से बंद है ऐसी जगह होनी चाहिए, स्प्लिंटर आने का ऑप्शन ना रहे, वो चीजें करो। लेकिन यार कम से कम कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो वो चीजें कम थी उस वक्त भी, तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो माहौल भी देखा। और मुझे पता है कि जब पता चला था कि
हमारे थापा साहब जो बड़े होनहार एक ऑफिसर थे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन, वो शहीद हुए। और उसके 1 घंटे के बाद शेलिंग रुकी, तो जब मैं भी, क्योंकि शेलिंग में तो मैं भी नहीं किया, मैं ऐसे क्यों बोलूं कि शेलिंग में कोई मैं गाड़ी लेके निकला हूँ, वो तो बुजदिलाना, और बुजदिलाना से ज्यादा कि बेवकूफाना हरकत है। बेवकूफ, बिल्कुल। शेलिंग रुकी तब मैं बाहर निकला तो रजौरी की सड़कें सुनसान पड़ी हुई थी, कोई आदमी नहीं था, और बस ये फोन आ रहे थे कि सुंदरबानी और नौशहरा से पूरा हाईवे भरा हुआ है और थन्ना मंडी दरहाल की तरफ बिल्कुल पूरे इलाके भरे हुए। वो हमें भी याद है, उस टाइम पे लोग पेट्रोल पंप पूरे फुल हाँ, थे, तो गाड़ी भर के हाँ, लोग अपने अपने। तो वो ऑपरेशन सिंदूर का वो वक्त भी देखा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने कोई जिगरा दिखाया है, मैंने सेफ साइड रख के अपनी फैमिली को भी सेफ्टी में ले जाके फिर अपना फर्ज निभाया है। निभाया लोगों तो तक। हाँ, लोगों तक ईरवन खेतर में शेलिंग हुई, हम तब रात को वहां गए, बड़ी चीजें थी। लाइव शेल जो है, एक एक जब लोग फोन करते थे, हमने एक एक जगह के आइडेंटिफिकेशन करके लाइव शेल्स डिस्ट्रॉय करवाए। तो वो फर्ज हमारा बनता है ना एज सिटीजन, क्योंकि अगर 15 अगस्त और 26 जनवरी को मैं सीना चौड़ा करके घूमता हूँ और इस तिरंगे को अपनी शान समझता हूँ, तो सिर्फ वर्दी पहने हुए आदमी ने तो शहीद होने का ठेका नहीं ना उठाया हुआ, कुछ ना कुछ सर्विस देना तो हमारी जिम्मेदारी भी है। एक्चुअल में जो रियल आपको देशभक्त बनना, तो वो इन जगहों पे, इन टाइम पे सोशल सर्विस में बनता है। हमारा काम बॉर्डर पे जाके गोली चलाने का नहीं है, वो जिनको ट्रेनिंग है वही चला सकते हैं। कल मुझे ट्रेनिंग दी जाएगी, मैं भी चला लूंगा, लेकिन जो चीज मैं सोशल सर्विस के तौर पे कर सकता है वो तो करनी चाहिए ना। कोविड लॉकडाउन में भी कुछ ठीक है, छोटी मोटी मदद जहां तक हो सकती थी की, बिहाइंड द कर्टन की, मैं कभी वो नहीं गिरूंगा, क्योंकि वो ऊपर वाले ने कुछ ऐसा, एक वो सतिंदर सरताज एक पंजाबी के बहुत फेमस सिंगर हैं, और अब मुझे एग्जैक्ट उनके वो बोल तो याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनके एक बड़े अच्छे गीत में इस तरह की चीजें लिखी हुई थी कि जब भी आपके पास कोई दूसरा आदमी आके आपसे मदद मांगता है, पैसे नहीं, मदद। पैसों की बात नहीं वो कर रहे थे, या किसी और मटेरियलिस्टिक चीज की बात नहीं करते, बल्कि आपसे मदद मांगता है। और वो पंजाबी के लफ्ज हैं कि जब कोई आप तेरे तू आके सहारा मंगे तो समझ लो कि रब ने तेन बख्श दिया। बिल्कुल। कि अगर कोई मेरे से भी आके कभी एक आध कोई सहारा मांगता है, तो आप मान के चलो कि शायद ऊपर वाले ने थोड़ा सा कर्म किया हुआ है, वो चीज करके सोशल सर्विस करनी। अभी तक के सफर में कोई बॉर्डर, जब आप रिपोर्टिंग करने ग्राउंड जीरो में जाते हैं, कोई मेमोरेबल स्टोरी अभी तक की रही आपकी कोई? मेमोरेबल स्टोरीज तो बहुत है, वो अब जैसे डांगरी वाली मैंने आपको सुनाया, एक ट्रेजिक मेमोरेबल स्टोरी थी। इस तरह से जो बॉर्डर पे देखे, जहां इनकाउंटर है, जहां शेलिंग है, जहां ये हालात हैं, वहां तो मेमोरीज ही मेमोरीज हैं, और हर जगह की एक अलग मेमोरी है। जगह तो मैं नहीं बताऊंगा अभी, जो आपने एक सवाल पूछा है, एलओसी का इंसिडेंट है। मैं और मेरे एक साथी हैं गगन जी, हम 2015 में एक जगह पे एलओसी में बहुत ज्यादा शेलिंग हुई थी। 15 अगस्त के दिन पूरा इलाका छुट्टी मना रहा था, शेलिंग होगी, कैजुअलिटीज हुई थी बहुत ज्यादा, बच्चे फंस गए थे। 15 अगस्त का प्रोग्राम सेलिब्रेट करने के बाद बच्चे घर नहीं जा पा रहे थे। 16 अगस्त की सुबह हम वहां चले गए। हम भी थोड़ा मिसगाइडेड हो गए थे, हमें 200-300 मीटर पीछे रुकना चाहिए था, शेलिंग नहीं हो रही थी, तो हमने भी किसी को पूछा नहीं, लोग वैसे ही घरों में थे, तो हम आगे चले गए और अचानक शेलिंग स्टार्ट हो गई। तो मुझे लगता है तकरीबन 2.5 घंटे या 2.75 घंटे तक हम पिन डाउन हो रखे थे। पिन डाउन का मतलब है कि बस जहां पे है, जैसे आपने मूवी में देखा होगा, वो आर्मी वाले एक दूसरे को बोलते हैं कि पोजीशन ले लो। अब हम पोजीशन फायरिंग की तो लेनी ही था, हमने खुद को बचाना था। मतलब शेलिंग हो रही है, मोटार शेलिंग, स्नाइपर्स आ रहे हैं, और बिल्कुल बॉर्डर पे थे तो छोटे आर्म्स का फायरिंग भी आ रहा है। तो वो जो गांव के भी 5-7 लोग थे जिनके घर में डेथ भी हो रखी थी, वो भी हमारे साथ, और हम, एक घर था कच्चा सा, उसके पीछे ऐसे छोटा से एक ड्रेन टाइप था, और ड्रेन बेसिकली क्योंकि हम रजौरी पुंछ के हैं तो हम उसे अपने गांव की जुबान में बल्लन कहते हैं। वो जो खेती बाड़ी की जमीन है उसके साथ एक थोड़ी गहरी सी नाली सी ड्रेन से निकाला जाता है वाटर पैसेज के लिए। हम उसमें पिन डाउन हुए रखे और 2.5-3 घंटे हम वहीं पे रहे, क्योंकि अब ये कन्फर्म था कि अगर उस फायरिंग या शेलिंग के बीच हमने सिर ऊपर किया तो गोली लगनी है। अच्छा। और सिर पे गोली लगनी है, ये कन्फर्म है, क्योंकि बाकी तो हम छुपे होंगे नीचे। अब वही 2.5-3 घंटे, और आप यकीन माने कि जब मौत सिर पे मंडरा रही होती तो ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, और फिर डर भी वैसे कम ही रहता है। ये कि सूझबूझ जो है वो दिखानी है, डर नहीं लगता, समझदारी करेंगे तो बच जाए। मैं आपसे जर्नलिज्म के लिए थोड़ा पूछना चाहूंगा। हमें पता है कि जर्नलिज्म एक फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का। क्या आपके अकॉर्डिंग अभी लगता है कि जर्नलिज्म को उतनी फ्रीडम दी जा रही है कि वो अपने जो अपने न्यूज के थ्रू, अपनी वॉइस के थ्रू जो वो लोगों तक सच पहुंचा पाए? देखिए, सबसे पहले मैं 2 चीजें, अब मैं पर्सनल ओपिनियन पे आता हूँ, इससे पहले प्रोफेशनल कुछ बातें की। हम सभी लोग जो
हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, आप उसे जिस मर्जी नाम से पुकार लें, आप उसे हिंदुस्तान के हैं, आप उसे भारत के हैं, आप उसे इंडिया के हैं, नाम जो मर्जी के हैं आप, जिस मर्जी जुबान में, हम खुशकिस्मत लोग हैं। डेवलप्ड कंट्रीज भी जो हैं, यूरोपियन कंट्रीज है जो डेवलप्ड है हर लिहाज से, सुपर पावर्स हैं, वहां पे भी जिंदगी जीने का मजा ऐसा नहीं है जो हमारे भारत हिंदुस्तान में है। डेवलपमेंट से जिंदगी को ऐश दी जा सकती है, लग्जरियस बनाया जा सकता है, लेकिन जो मजा, जो हक, जो प्यार हिंदुस्तान के अंदर है, वो कहीं दुनिया के किसी और मुल्क में देखने को नहीं मिलता है। पहली बात तो ये। दूसरा, हमारी कंट्री वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, मैं उस पर भी बात नहीं करूंगा, वो एक लिखा पढ़ा सब्जेक्ट। बिल्कुल। जर्नलिज्म को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा गया, मैं उस पर भी कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, वो भी लिखी पड़ी बात है। आज के दौर में हमारे मुल्क के अंदर जर्नलिज्म को तीखी नजर से देखा जाता है, मैं उस पर भी ज्यादा बात नहीं करूंगा, वो कुछ हद तक सच भी है, कुछ हद तक झूठ भी है, लांछन लगाए जाते हैं, नाम दिए जाते हैं अलग अलग, कोई किसी पार्टी के साथ एफिलिएट कर रहा है, कोई किसी पार्टी के साथ एफिलिएट कर रहा है। और मुझे लगता है आप भी जब घर में एक टीवी चैनल ऑन करेंगे तो आपके फादर या आपके जो घर में बड़े हैं वो भी ये बोलेंगे, नहीं यार ये चैनल तो इस पार्टी की खबर इस पार्टी की, हाँ, ये चैनल इस पार्टी की चमचा है, इसको बदल दे। एक पॉलिटिकल तो एंगल से कुछ चीजें सही भी हैं, कुछ चीजें एक मिथ भी हैं, लेकिन हमारी कंट्री में आज भी जर्नलिस्ट को फ्रीडम है। यहाँ कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है, कुछ चीजों के एथिक्स, बेसिक एथिक्स हैं यार। पुलिस वाला सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक रोड पे खड़ा होकर ड्यूटी दे रहा है, धूप में, छांव में, बारिश में, धूल में, मिट्टी में। यार अगर उसको थोड़ी सी आधा घंटा नींद की झपकी लग भी गई, अगर वो कहीं बैठा बैठा थोड़ा सा उसको झपकी लग भी गई, तो हम उसकी वीडियो उठाएंगे, चलो चलो उसकी इज्जत का जनाजा निकालेंगे। बिल्कुल। इसलिए क्या हम कई बार बैठे बैठे कुर्सी पे, सोफे पे नहीं सो जाते? यार वो एक इंसान है, ठीक है ड्यूटी में नहीं सोना चाहिए था, वो रही प्रोफेशनल बात, लेकिन यार ह्यूमैनिटेरियन भी तो कुछ चीजें हैं। हाँ, जो ड्यूटी में लापरवाही बरते, अगर कोई आदमी 10 से 4 तक उसकी ड्यूटी है, वो ड्यूटी पे नहीं है, कोई डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है ड्यूटी आवर्स में, कोई टीचर स्कूल में नहीं जाता है, वो लापरवाही है, उसके खिलाफ तो फिर एज पर रूल कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई मैं तो बोलता हूँ दरवाजा खोल के बाहर, और बड़े अनएम्प्लॉयड यूथ पढ़ा लिखा जिसको नौकरी दे। लेकिन यार कोई अगर ड्यूटी देने के बीच हल्का सा, कई बार, अब जैसे जीएमसी में कई बार ऐसा होता है, मैं भी कई बार गया तो यार डॉक्टर का टेबल ही खाली, डॉक्टर साहब है ही नहीं। पूछा जी डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर साहब 2 मिनट के लिए चाय पीने के। यार सर्दियों में अब मैं भी कई बार रात को 12 बजे उठ के घर वालों को बोलता हूँ यार मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, चाय दे दो, कहवा बना के दे दो, कॉफी दे दो। यार अगर उसके लिए वहां कोई कॉफी मशीन तो लगी नहीं टेबल के ऊपर ना, अगर वो 5 मिनट के लिए चला गया कहीं कॉफी पीने, हाँ अगर वो हॉस्पिटल के गेट से बाहर गया तो गलत है, अगर वो हॉस्पिटल के अंदर ही है तो यार 2 मिनट के लिए कंफर्ट जोन में अगर वो चाय पीने चला गया तो यार कुछ चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती है ना। अब वो चीजें जो है वो जर्नलिज्म एथिक्स में आता है। तो आपने जो सवाल पूछा था बेसिकली कि कंट्री में जर्नलिज्म पे कोई पाबंदी नहीं है, पहली बात, लेकिन हम जर्नलिज्म एथिक्स में खुद ऐसी छेड़खानी कर देते हैं जिससे पाबंदी आ जाती है। आर्मी की कोई मूवमेंट हो रही होगी, कुछ उनकी अपनी गाड़ियों के ऑपरेशनल होगी, कुछ भी, हम उसकी वीडियो उठाएंगे, पीछे गाना लगाएंगे और चिपका देंगे, चलो जी अपनी रील व्यूअरशिप के लिए। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी स्कीना 2 जो मिनिस्टर हैं उनके साथ बैठ के असेंबली में कोई बात कर रहे थे। रिश्ता दोनों का बहन भाई का है, दोनों राखी बांधते हैं पिछले कई सालों से। बिल्कुल। और किसी जर्नलिस्ट ने उनकी रील बनाई, सोशल मीडिया पर चलाई और बड़े बेहुदा से सॉन्ग चला दिए और उस पर फिर बेहुदा कमेंट्स आना शुरू हो गए, ऊपर से एआई कट बीच में एडिट कर दिए। ये कहाँ के एथिक्स है? अब जब ये एथिक्स आप वायलेट करेंगे, ये बेहुदा सी हरकतें करेंगे, फिर तो गवर्नमेंट भी कान खींचेगी, और गवर्नमेंट कान खींचने चाहिए उस वक्त, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी जिस प्रोफेशन में नहीं है। अब ये ई रिक्शाज पे इतनी पाबंदी नहीं है, ई रिक्शाज कोई भी खरीद सकता है जाके, तो आप देख लो सड़कों पे क्या जवाल सा बना, जवाल। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी सिस्टम में तो दिक्कत आएगी। इसी तरह से हम जर्नलिस्ट पे भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और लेकिन अदरवाइज अगर आप काम सही ढंग से करेंगे, आप इथिक्स का ध्यान रखेंगे, आप किसी की पर्सनल सिक्रेसी को वायलेट नहीं करेंगे, उसके पर्सनल राइट्स को वायलेट नहीं करेंगे, और सबसे बड़ी बात कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे, आप यकीन माने आप पे कोई रोक नहीं है। मेरे पे आज तक कभी किसी ने रोक नहीं लगाई, और मैंने उन लोगों के मुंह पे बैठ के उनके साथ चाय पीते हुए उन्हें क्रिटिसाइज किया और उनके इंटरव्यूज किए जिन लोगों ने गलती की, लेकिन मैंने उन्हें पॉजिटिवली क्रिटिसाइज किया। बड़े लोगों ने मुझे, मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बता देता हूँ। एमएलए रजौरी एक दिन जीएमसी में गए, आज से कोई 8-9 महीने पुरानी बात है। बड़हाल ट्रेजेडी के बाद वो वहां आने में थोड़ी उनकी देर हो गई। अब मैं उस दिन वहां गया था सिर्फ ये देखने के एमएलए बुद्दल जावेद इकबाल चौधरी, क्योंकि वो
लोगों के साथ है। उसके अलावा जो भी लेजिस्लेटर वहां पे आएगा, मैं उस लेजिस्लेटर को क्रिटिसाइज करूंगा। और कहीं तन्ना मंडी वाले जो एमएलए मुजफ्फर इकबाल खान साहब है, वो मेरे पहले या बाद में आए तो वो मुझे फेस टू फेस नहीं हो पाए। कालाकोट वाले आए नहीं, डिप्टी सीएम आए नहीं, तो आए रजौरी वाले, तो मैंने इनको सीधा सा सवाल पूछा, मैंने कर दिया जी, बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आप। लेकिन उन्होंने भी उस चीज को अदरवाइज नहीं लिया, अदरवाइज नहीं। मैंने तो किया ही पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। मैंने उसके बाद उनको 10 बार बोला, लेकिन उनके कुछ हिमायती वो मुझे बोलते हैं, नहीं जी आपने किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के कहने पे एमएलए साहब की जो है वो टांग खींचनी शुरू कर दी। मैंने कहा इसमें टांग खींचने वाली बात ही नहीं है, ये तो एमएलए साहब एक्सेप्ट करते हैं कि वो कितने दिन के बाद यहाँ आए। मतलब मैंने पॉजिटिव क्रिटिसिज्म किया, जो उन्हें भी बुरा नहीं लगा और मुझे तो बुरा लगना ही नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को अननेसेसरी बुरा लगना शुरू हो जाए। तो आप जब पॉजिटिव क्रिटिसाइज करेंगे किसी को, उसको अगर बुरा लगेगा भी ना, लेकिन वो दिल से ये जरूर सोचेगा यार इंटेंशन गलत नहीं है। रिसेंटली जीएमसी की कैथ लैब को लेकर एक खबर की थी, एमआरआई को लेकर एक खबर की थी, और मैंने उसमें एक टाइम फ्रेम दिया था कि साल 2017 के बाद यहाँ नहीं लगा है। तो कुछ लोगों ने सोचा कि वो साल 2017 इसलिए कह दिया गया क्योंकि किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट, जबकि मेरा कहने का मतलब ये था कि जीएमसी बना 2017 में, एक एनालिसिस के हिसाब से। बिल्कुल नहीं, जीएमसी बना ही 2016-17 में। अगर मैं जीएमसी में एक चीज नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो मैं इतने ही वक्त से बात करूंगा ना जितनी देर से वो नहीं है। अब मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ कि साल 2012 से जीएमसी में ये सर्विस नहीं है, जबकि वो बना 2016-17 में। तो मैं 2016-17 की बात कर रहा था, तो कुछ लोगों को लगा कि ये एक पर्टिकुलर पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहा है, जबकि मैंने बाद में क्लेरिफाई भी किया कि आपको क्या लगता है, मुझे उससे कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, अगर किसी को डाउट है, डाउट क्लियर करना मेरी जिम्मेवारी है, तो मैंने डाउट क्लियर किया था। तो ये चीजें अगर आप करेंगे, आप पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करेंगे, कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म करेंगे, आप यकीन माने आप पे कोई रोक टोक नहीं है, किसी भी तरह की कोई आप पे नकेल नहीं कसेगा। और मुझे तो आज तक सिर्फ मेरे काम की वजह से, मैं इंसान बुरा भी हूं, मैं अच्छा भी हूं, मेरे पर्सनल आइडेंटिटी रही काम। मैंने कुछ लोगों की सीख, कुछ प्यार, कुछ वो बिल्डअप ऐसा हुआ, ऑर्गेनाइजेशंस अच्छी मिल गई शुरू से, कि मैंने पॉजिटिव क्रिटिसिज्म किया, पॉजिटिव जर्नलिज्म किया, कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म किया। जहां पे किसी को क्रिटिसाइज भी किया, वो करेक्टिव एस्पेक्ट से किया कि ये ठीक होनी चाहिए चीजें। मैंने ये नहीं बोला कि सिर्फ ये सड़क जी टूटी हुई है तो यहाँ पे ठेकेदार भी पैसे खा गया और इंजीनियर भी पैसे खा गया। मैंने बोला ठीक है यार, अगर किसी ने खाए मुझे, वो उसके लिए बैठी हुई है एंटी करप्शन और वो क्राइम ब्रांच, वो देखेगी। रोड खराब बनी है तो भाई साहब लोगों को दिक्कत हो रही है, रोड को ठीक कर दो। और रोड ठीक हुई भी, यही वजह है कि लोग प्यार देते हैं, क्योंकि मेरी आवाज के बाद कार्रवाई होती है। और कार्रवाई इसलिए होती है क्योंकि सबको पता है मैं पॉजिटिवली क्रिटिसाइज करता हूँ। तो भाई ये एक सर्कल है जो चल रहा है, और रजौरी के लोगों ने इसी सर्कल की वजह से प्यार दिया है। कई बार लोग तो ये बोलना शुरू कर देते जी हम आप पे विश्वास करते हैं। मैंने कहा जी मेरे पे विश्वास मत कीजिए, विश्वास आप काम पे ठीक है करते हैं, हर कोई अपने हिसाब से बेस्ट काम कर रहा है, लेकिन प्यार मिला है लोगों को। आपको कौन सी मीडिया पसंद है, डिजिटल या प्रिंट मीडिया? नहीं देखिए, वक्त प्रिंट मीडिया बेस्ट फॉर्म ऑफ मीडिया है, न्यूज के हिसाब से नहीं। अगर आप कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन बनता ही नहीं है। आज सुबह 10 बजे रजौरी में कोई इंसिडेंट होगा, 5 मिनट के बाद आप किसी फेसबुक चैनल पे, पेज पे उसको देख लेंगे, और अखबार में कल सुबह आएगा। तो टाइम वेरिएशन इतना है कि वो कंपैरिजन बनता ही नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि अखबार जरूर पढ़नी चाहिए। अखबार पढ़ने के बाद आपको कम से कम कुछ ना सीखो, आप कुछ ना सीखो, आप ग्रामेटिकल एस्पेक्ट से आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करोगे। और ये जितने भी लोग जेकेएस और आईएएस करके आते हैं, आप इनको पूछो, ये नेशनल पेपर में एडिटोरियल पढ़ते ही पढ़ते हैं, क्योंकि उससे आप 10 चीजें सीखते हो। तो जिस तरह से कहते हैं ना कि दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, लेकिन किताब पढ़ना सबसे बड़ी, सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छी चीज है। इसी तरह से जर्नलिज्म इधर से उधर हो जाएगा, मीडिया जितने मर्जी किस्म की बन जाएगी, कल क्या पता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे कोई मीडिया आ जाए। बिल्कुल, लेकिन अखबार का मजा अपना है, और अखबार ही असली फॉर्म ऑफ मीडिया है। आप ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग करते हैं, आप हर एक गांव में जाते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग क्या पीर पंजाल में वैसी डेवलपमेंट हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पीर पंजाल को बहुत हाई लेवल पे डिस्क्रिमिनेट किया गया है, और मैं इससे पहले भी अपने कई न्यूज कंटेंट में बोल चुका हूं कि हमारे साथ किसी एक आदमी ने, एक पॉलिटिकल पार्टी उठेगी, वो दूसरे को बोलती है इसने जी 70 सालों से ये नहीं किया, दूसरी उठती है वो कहते हैं इसने 11 सालों से ये नहीं, 11 साल। भाई 70 साल भी कोई रहा, कोई 11 साल भी रहा, आज भी लोग वही सड़क, वही बिजली, वो पानी, काम हुए भी हैं। अगर ये कोई बोले कि कुछ नहीं हुआ, वो भी गलत है, काम हुए हैं, लेकिन जितने होने चाहिए थे उतने नहीं हैं। आज आप कश्मीर चले जाएं, आज आप जम्मू चले जाएं, आपको कंपैरिजन खुद पता चल जाएगा। बिल्कुल, आप जम्मू में, गांधीनगर में, या जम्मू जानीपुर में, किसी दूर
अंदर गलियों में घुस के किसी लिंक स्ट्रीट या लिंक रोड पे जाएंगे, वहां पे भी आपको इतनी इतनी मोटी वो लुक पड़ी हुई ब्लैक टॉप मैक्सिमाइज हुई सड़कें मिलेंगी, कोई गड्ढा नहीं है, प्रॉपर ट्रेन है। और यहाँ आपके स्टूडियो में पहुंचने के लिए जिस ITI रोड का हम सहारा लेते हैं, इसकी हालत देख लो। आप बस स्टैंड से नीचे उतरने वाली रोड की हालत देख लो। आप रजौरी में किसी भी सड़क पर चले जाएं, गड्ढों के तोहफे आपको मिलने ही मिलने हैं। आप पुंछ में चले जाएं, यही हालत है। रियासी में भी यही हालत है, वहां पे भी कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है। तो ये जो साइड डिस्ट्रिक्ट है ना, इन्हें हमेशा इग्नोर किया गया है, और इग्नोर करें भी क्यों ना, हम लोग अपनी आवाज में यूनाइट होते ही नहीं है। आपके अकॉर्डिंग मतलब लीडरशिप बेकार है या लोग एक्टिव नहीं है इसमें? दोनों चीजें हैं, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं भी बेकार हूँ, आप भी बेकार हैं, बिल्कुल, क्योंकि पूरी सोसाइटी बेकार है। लीडर कहाँ से उठ के आया? सोसाइटी से, हमारे में से ही है ना। बिल्कुल। पुलिस वाला है, डॉक्टर है, कोई और मुलाजिम है, कोई मुलाजिम नहीं भी है, कोई प्राइवेट काम करता है, हर एक चीज जो है वो इसी सोसाइटी से है ना। तो जब सोसाइटी में उतना वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सोसाइटी विजिलेंट नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा सोसाइटी को गलत नहीं है। हम रजौरी पुंछ जैसे अच्छे लोगों की तरह लोग आपको दुनिया में नहीं नजर आएंगे। सेंसिटिव लोग, आप जम्मू चले जाओ, वहां किसी लाश को कंधे पे उठा के 4 लोग जा रहे होते, पीछे 4 की जगह 2 ही चल रहे होते। बिल्कुल, लोग एक दूसरे के जनाजे और संस्कार में नहीं जाते। यहाँ पर भी किसी के वो जब अस्थियां चुनते हैं तब भी 500 आदमी होता है ना। यहाँ तो कोई बेचारे किसी को ऐसी कोई सड़क पे लग जाए तो हम 500 आदमी इकट्ठे होकर उसके अस्पताल पहुंच जाते हैं। जम्मू को मर भी जाएगा, जम्मू मतलब बाहर के बड़े बड़े शहरों की मैं बात कर रहा हूँ, तो पूछता नहीं क्यों, लोग अपनी बिजी लाइफ में फंसे हुए हैं। तो यहाँ हम अच्छे लोग हैं, लेकिन हम अकाउंटेबल नहीं, हम विजिलेंट नहीं, हम पूछते ही नहीं किसी को। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। GMC रजौरी में, हम GMC की बात करते हैं, हर जगह GMC का रोना। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, बोलेगा GMC में, GMC बिल्कुल, हारा हुआ जाएगा GMC, GMC, अफसर जाएगा GMC में, ये नहीं है। सोशल एक्टिविस्ट जाएगा GMC में, ये नहीं है। आज बोले ना कोई, GMC में बीते 1.5 महीने से एक CR एक्सरे सिस्टम होता है, वो खराब पड़ा हुआ है। मैं भी नहीं बोल रहा ना, मैं आज बोल रहा हूँ, याद आई मुझे, किसने बताया, बोल दिया, तो उसका मैं भी लिहाजदारी कर रहा हूँ। CR सिस्टम नहीं है, बच्चे मर रहे हैं CR सिस्टम ना होने की वजह से। मैं उन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। आज मुझे पेरेंट्स मिले जिनने बोला हमारे बच्चे की डायग्नोसिस नहीं हुई, बच्चा मर गया क्योंकि कोई एक्सरे सिस्टम खराब है इनका। किसकी जिम्मेवारी है? अगर वो नहीं कर रहे जो वहां पे कुर्सियों पे लोग बैठे हैं, लोग तो बोल सकते हैं ना। हम अगर 10 बंदे उठ के GMC के गेट पे धरना देते हैं, बोले जी CR सिस्टम लगाओगे, हम उठेंगे, देखते हैं कैसे नहीं लगेगा, है ना। 50% पोस्ट खाली है, कोई नहीं बोलता ना। वो MRI का एक ढंडोरा पीटा था कि लगने जा रही है, कहाँ कोई पता नहीं। कैथ लैब है ही नहीं है। किसी को छोटा सा दिल से दर्द उठता है, डॉक्टर को, जब डॉक्टर पर कैथ लैब ही नहीं है तो वो कैसे डायग्नोज करेगा उसको? क्या है वो बेचारा रेफर करेगा, उसको जम्मू जाके पता चलता है जी ये दिल की प्रॉब्लम ही नहीं। वो बेचारा गरीब आदमी जो अंडे बेच के, मुर्गे बेच के, भेड़ बकरियां पाल के, दूध बेच के जो है वो पैसा इकट्ठा कर रहा है घर बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो जम्मू एक ही बार में 50-60 हजार रुपया फूक के आता है और फिर वो पूरी में डिप्रेशन की टेबलेट खाता है। हम खुद ही करप्ट है ना। तो सोसाइटी करप्ट है, तो वो अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से तो सारे करप्ट है, तो चलता है। तो पीर पंचाल में कुछ नहीं, बहुत डेफिसिट है, डेवलपमेंट डेफिसिट बहुत ज्यादा। लेकिन पुंछ में इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है। पुंछ में एक बहुत अच्छी चीज है, पुंछ के लोगों ने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम किया। वहाँ पार्क्स हैं, स्पोर्ट्स बहुत अच्छा है, बिल्कुल। बाकी सड़कों की, अस्पतालों की, सरकारी दफ्तरों की, गैर सरकारी दफ्तरों की, हर जगह पे वहां पे भी हालत है कोई वो बहुत अच्छी नहीं, यही कुछ है वहां। हम ही तो हैं, हम पुंछ से बने या पुंछ हमसे बना, एक ही तो रियासत पुंछ स्टेट हुआ करती थी पहले, तो बहन भाई तो हैं, तो क्या ही हालत है। आपने बताया कि आपने ना अच्छे, अब ये कंटेंट आप डाल रहे हैं एनालिसिस करके, आप एक जैसे साइबर फ्रॉड पे आपने काफी ज्यादा उसमें वीडियोस की अपनी, तो काफी अच्छा रिस्पांस भी आपको मिला और एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो लोगों तक गया। क्या इस तरह के कंटेंट आप और भी आने वाले टाइम पे? देखिए बिल्कुल, जर्नलिज्म जो है ये एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटेजी है। एक जर्नलिस्ट का काम सिर्फ यही नहीं है कि बस ये बताना कि ये हुआ, ये आया, ये गया, बस वो कुछ नहीं। सोशल इश्यूज पे बात करनी है, और बीट्स होती हैं जर्नलिज्म में 500 किस्म की बीट्स है, जिसमें से कुछ मैं गिनवाऊंगा। क्राइम बीट है, क्राइम की खबर जो भी करेगा वो क्राइम जर्नलिस्ट कहलाएगा। पॉलिटिकल बीट है, पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई जो भी खबरें हैं। गवर्नमेंट की एक अलग बीट है, कोर्ट्स की अलग बीट है, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म एक अलग कैटेगरी है, हेल्थ बीट एक अलग है, डिफेंस बीट अलग है, पुलिस जिसको हम लॉ एंड ऑर्डर बीट कहते हैं वो अलग है। तो हर एक बीट, अब हम जब रजौरी में, तो बीट यहाँ पे नहीं चलती, बीट होती है ये ऑफिस करते हैं। क्या ऑफिस में हर एक आदमी को अलग काम है? क्या ऑफिस में एक आदमी सिर्फ क्राइम की खबरें देखेगा, उसको कोई लेना देना नहीं है कि आज प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं, उसने देखना है क्राइम की खबरों को। लेकिन जब हम लोअर द रैंक आते हैं, हम जो डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए लोग हैं, रीजन में बैठे हुए लोग हैं, हमें हर तरह की खबर करनी है, तो सोशल इश्यूज सबसे जरूरी। मैंने बात की साइबर फ्रॉड पे,
मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, यहाँ पे बेचारे गरीब आदमी जो रेडी लगाते थे उन्हें लाखों लाखों रुपए के चूना लग गया कि आप अपना फ्रूट अपने ये खाना बना के फलानी जगह पे डिलीवर कर दो। अब ना जाने उनने कभी किसी बेचारे से थोड़ी बहुत कोई तलख बात कर दी होगी, तो उसने बोला मैं तेरे से बदला ले लेता हूँ, तो उसने ऐसा बदला लिया, ये क्या पता वो क्या फ्रॉड था। तो इस तरह के बाद मैंने बात की, मुझे खुशी है कि उसके बाद कई लोगों ने मुझे कॉल करके ये बात बोली कि भाई साहब आपका थैंक यू, हमें भी यही कॉल आई थी कि आप इतना सामान जो है भेज दो, और ऐसे ही नंबर से कॉल आई थी और उस पर आर्मी की यूनिफॉर्म पहने हुए एक बंदे की प्रोफाइल पिक्चर थी, लेकिन हमने आपकी खबर जब हमने उसको बोला कि आप आओगे तो हम देंगे सामान, तो वो फिर फोन ही काट गया, उसके बाद वो नंबर ब्लैक लिस्ट पे डाल दिया हमारा, तो हम एक स्कैम से बच गए। तो मुझे उम्मीद है कि किसी का चलो 1 रुपया ही सही मेरी आवाज से बचा। तो सिविक इश्यूज पे, सोशल इश्यूज पे मैं जरूर बात करूंगा, मैं रेगुलर बात करूंगा, करता आया हूं। हाँ, लोगों के इतने से सपोर्ट की जरूरत है कि जब मैं बात करता हूं तो मुझे ज्यादा कुछ सपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे कोई कमेंट नहीं चाहिए। अगर आप उस लिंक को, मैं नहीं बोलता आप अपनी पर्सनल अकाउंट पे, फेसबुक का है तो फेसबुक पे शेयर करके मेरी रीच बढ़े, मुझे रीच नहीं चाहिए आप, लेकिन अगर उस लिंक को उठा के जो भी आपका कोई एक आदमी किसी ऐसी जगह बैठा हुआ है जो उस काम को ठीक कर सकता है, अगर आपकी किसी एमएलए से पहचान है, अगर आपकी किसी मंत्री से पहचान है, किसी अफसर से पहचान है, आप उसको भेज दीजिए कि जनाब ये हमारे इलाके की परेशानी है, तो भाई साहब आप इस परेशानी को हल कीजिए। क्योंकि अगर मैं जीएमसी की बात करता हूं तो यहाँ जो मर्जी कोई सोचे ना, या बड़े बड़े कुछ ऐसे लोग भी मैंने देखे सुने हैं जिनने कहा यार हमें क्या लेना देना जीएमसी से, हम तो जम्मू जाके इलाज करवा लेते हैं। तो मैंने उनको ये पूछा था कि अगर यहीं बैठे बैठे हार्ट अटैक आ गया तो जम्मू जाओगे सीधा? तब तो यही जाना है, बाद में जहां मर्जी घूमते रहो। तो ये हर किसी का फर्ज है। तो मैं सोशल इशू पे बात करूंगा, पब्लिक के सपोर्ट की जरूरत। आपने जर्नलिज्म बीट्स की बात की, तो आपको नहीं लगता कि आजकल के टाइम पे जिसका दिल करता है वो फेसबुक पेज बनाता है सोशल मीडिया पे, और ये मल्टी टैलेंटेड बीट्स जो उसके अंदर हैं, तो एक अच्छे जर्नलिस्ट बनने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है? मतलब आपको अगर जर्नलिज्म करनी है तो क्या एडवाइस जो है, जो आने वाले जो हमारे जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, किस तरह आपको, हमने देखा भी आप यूनिवर्सिटी भी गए, आपने लेक्चर भी वहां पर डिलीवर किया मोबाइल जर्नलिज्म पे, तो क्या कुछ आपकी तरफ से क्या उनके लिए कोई मैसेज रहेगा? देखिए सीधी सी बात ये है, सबसे पहले तो एक बड़ा अच्छा स्टेप जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने और ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शन पे इनिशिएट हुआ है कि वेरिफिकेशन का कोई प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। बिल्कुल। मुझे भी एक कॉल आई थी डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन से, उन्होंने पूछा कि आप एक्रीडेटेड हैं, क्या आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं? मैंने कहा क्यों नहीं दे सकते यार, मैं भी तो उसी कानून में आता। तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, इससे वीड आउट हो जाएंगे जो लोग सेल्फ स्टाइल जर्नलिस्ट बने हुए हैं। सेल्फ स्टाइल, बस वही आप वाली बात कि अपने ही पेज बना के जर्नलिस्ट। देखिए आप भी एक काम कर रहे हैं, ये भी काइंड ऑफ जर्नलिज्म ही है, लेकिन आप पॉडकास्ट लाते हैं कंटेंट क्रिएटर, बिल्कुल। अगर आप कल जर्नलिस्ट बनना चाहें, कोई मनाही नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बोला त्याग देने हैं, वो भी एक अलग चीज रही, लेकिन एक समझ होनी चाहिए कि मुझे अच्छी खबर क्या है, बुरी खबर क्या है। जर्नलिज्म का बेसिक एथिक है, आप अपनी स्क्रीन पर ब्लड नहीं दिखा सकते। अच्छा। आप अपनी स्क्रीन पर खून नहीं दिखा सकते। ये लोगों को अब तब पता चला है जब आप फेसबुक पे जैसे कोई ब्लड वीडियो डालेंगे वो स्ट्राइक आ जाएगा, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। वो तो आप लोगों को, अदरवाइज एक बेसिक नॉर्म है, आप खून नहीं दिखा सकते। क्यों? ये माना जाता है कि खून देखकर कई लोगों जो दिल से ज्यादा मजबूत नहीं होते उनको अटैक भी आ सकता है, उनको दिक्कत हो सकती है, वो ट्रॉमा में जा सकते हैं। ठीक है, नहीं दिखा सकते, दुनिया दिखाती है। आप एक बॉडी नहीं दिखा सकते, एक लाश नहीं दिखाई जा सकती। अच्छा। दुनिया दिखा रही है। आप किसी का फेस भी रिवील नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। हाँ, कोई फेस कवर्ड मतलब पूरे तरीके से, क्योंकि ये माना जाता है कि एक इंसान की लाश, जिसको हम जनाजा भी कहते हैं, वो एक बड़ा इज्जत, मतलब उसको एक इज्जत देनी पड़ती है, एहतराम, वो एक एहतराम वाली चीज है। ठीक है, वो इंसान अब दुनिया से चला गया है, उसको आपने फुल रिस्पेक्ट देनी है। और आर्मी में तो जब शहीद होता है तो उसको तो कितना बड़ा मिलिट्री ऑनर दिया जाता है। तो जब वो पूरे तरीके से कवर्ड है, उसकी बॉडी पूरे एहतराम के साथ उसको रखा गया है, हर तरह से बेसिक राइट्स रिचुअल्स करके, तब आप उसका चेहरा दिखाएं। या आदमी कोई रोड पे पड़ा हुआ है बेचारा, एक्सीडेंट विक्टिम, उसकी बाजू भी कटी हुई है, चेहरा भी कटा हुआ है, दिखा रही तुम। तो वो चीजें जो हैं, उसी चीज को ध्यान में रखकर सब ये बवाल था। ये जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, और वेरिफिकेशन के प्रोसेस में क्या होगा, ये जो सेल्फ स्टाइल जर्नलिस्ट है, जिनको लगा कि यार ये काम भी कर ले, ये सब बाहर निकलेंगे। क्योंकि उसमें जो वेरिफिकेशन में जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, वो सिर्फ एक ऑथेंटिक और फुल टाइम जर्नलिस्ट ही दे सकता है। अच्छा। जब तक आप किसी मीडिया हाउस के साथ, कौन सा मीडिया हाउस, जो डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, जब तक आप उसको अपना अथॉरिटी लेटर नहीं देंगे,
और आप अपना सैलरी सर्टिफिकेट नहीं देंगे, अच्छा। तब तक वो आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगी। भाई अगर आप इस प्रोफेशन में हो, आप अपने घर का पेट पाल रहे हो, अपना पेट पाल रहे हो, गाड़ियां चला रहे हो, फोन के रिचार्ज करते हो, और आपको कहीं से पैसा आ ही नहीं रहा, तो फिर इट मीन्स यू आर रिजॉर्टिंग टू समथिंग इलीगल। वो चीज वेरीफाई करने के लिए वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो। एक तो इसमें वीड आउट हो जाएंगे। हाँ, जर्नलिज्म फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, ये देश में चाहिए और मजबूत चाहिए। और आज भी वो वक्त है कि एक आदमी को जब पुलिस से इंसाफ नहीं मिलता, कोर्ट में इंसाफ नहीं मिलता, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव उसकी बात नहीं सुनता, अस्पताल में इलाज नहीं मिलता, वो किसको कॉल करता है? वो एक जर्नलिस्ट को कॉल करता है कि जर्नलिस्ट को जनाब कॉल आप मेरी आवाज बनिए। और इसलिए कहा जाता है वॉइस ऑफ वॉइसलेस, जिस इंसान की कोई आवाज नहीं बनता उसकी आवाज हम लोग बनते हैं। और हमारा मजबूत होना सोसाइटी में बहुत जरूरी है। और जो लोग फुल टाइम जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, एक अच्छा प्रोफेशन है, मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है। अगर आप अच्छी नीयत के साथ, साफ सुथरे तरीके से, पॉजिटिव और वाइब्रेंट और कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म करते हैं, तो ना इसमें पैसे की कमी है, ना इसमें इज्जत की कमी है, ना आपके वीआईपी प्रोटोकॉल की कमी है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। एक अच्छे प्रोफेशन के तौर पे ये उससे भी अच्छा प्रोफेशन है। हर कोई आदमी इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन मैं इतनी जरूर अपील करूंगा, जो खुद को आने वाले वक्त में एक जर्नलिस्ट देखना चाहते हैं, वो सीधा सा बाकी लोगों की तरह इसमें, जैसे मैंने आपको बताया, जो वीड आउट होंगे, जिनको आप वेरिफिकेशन में ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, वो ऐसे कदम रखने से अच्छा है एक क्वालिफिकेशन हासिल करें। एक क्वालिफिकेशन के बाद, क्योंकि जब आप कोई डिग्री हासिल करेंगे आपको 10 चीजें सीखने को मिलेंगी। अब बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में भी एक डिपार्टमेंट ऑफ मास मीडिया कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म स्टार्ट कर दिया गया। वहाँ पीजी डिप्लोमा कोर्स करवाया जा रहा है। मैं वहां पे एज गेस्ट लेक्चरर भी था, मैं वहां का एक स्टूडेंट भी उसी डिपार्टमेंट का। तो अगर आप नहीं बाहर जाना चाहते, अदरवाइज सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू, जम्मू यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, हर जगह पे डिपार्टमेंट्स हैं और रेगुलर डिपार्टमेंट्स से रेगुलर कोर्सेज होते हैं। अगर आप वहां पे नहीं जाना चाहते, जोरजोरी के लोग, वो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में आए। यहाँ से ये रेगुलर कोर्स है, कोई भी डिस्टेंस या वो पार्ट टाइम कोर्स नहीं। आप यहाँ कोर्स करें, 10 चीजें सीखें, उसके बाद आप इस प्रोफेशन में आए। इस प्रोफेशन में बहुत स्कोप है, खास करके डिजिटल जर्नलिज्म के बाद तो बहुत ज्यादा स्कोप है। आप अपने फेसबुक पेज बनाना कोई जुर्म नहीं है, आपके पास क्वालिफिकेशन है, आप अपना फेसबुक न्यूज पेज यानी कि पोर्टल तैयार करें, आप उसे डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर करें। और मैं गारंटी से कहता हूं कि जल्दी ही डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन एक सोशल मीडिया पॉलिसी भी लेकर आएगा, जो पहले ही ड्राफ्ट में है, उस पर काम चल रहा है। और उसके बाद ये जो न्यूज पेजेस हैं ये भी रजिस्टर होंगे, लेकिन शर्त वही है कि वो न्यूज पेज एक रेगुलर फुल टाइम जर्नलिस्ट चला रहा है, ऑथेंटिक है और सारी कोडल फॉर्मेलिटीज पूरी की हुई है। भैया एक थोड़ा सा लोगों का माइंडसेट ऐसा है, आज के टाइम पे जर्नलिस्ट को ब्लैकमेलर के जरिए से देखा जाता है। बिल्कुल सही बात। वो क्यों, वो थोड़ा सा माइंडसेट लोगों का कैसे चेंज हो सकता है कि क्यों एक जर्नलिस्ट को ब्लैकमेलर के जरिए से देखा जाता है कि वो ब्लैकमेलिंग करता है या किसी पे आरटीआई रजिस्टर कर दी, फिर उसके बाद उसको ब्लैकमेल किया। ये थोड़ा सा लोगों का माइंडसेट कैसे चेंज हो सकता है? देखिए, एक तो माइंडसेट के पीछे रियलिटी भी है कि कुछ लोग करते हैं, करते होंगे, ब्लैकमेलिंग करते होंगे। येलो जर्नलिज्म उसको बेसिकली कहा जाता है कि अपने जर्नलिज्म के इस पेशे का नाजायज गलत फायदा उठाना। जो लोग ऐसा करते हैं तो वो गलत करते हैं और उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाती है। और मैं आपको ये गारंटी, वी आर नॉट इम्यून टू लॉ। कोई हमारे पास ऐसी पावर नहीं है कि हमारे पे कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। अगर एक जर्नलिस्ट गलत करता है, उसके खिलाफ भी कानून की वही धाराएं, बीएनएस की वही सेक्शंस लगेंगी जो एक आम आदमी पे लगती है। तो कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं है हमारे पास, कोई इम्यूनिटी नहीं है। इम्यूनिटी हो भी क्यों, हम एक सिटीजन है, हर एक आदमी जो एक सिटीजन है। येलो जर्नलिज्म, ब्लैकमेलिंग की जाती है तभी तो सोसाइटी कहती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है ना कि ये तो एक अनपढ़ आदमी भी कहता है कि धुआं तभी उठता है जब आग लगती है। कम लगी होगी, धुआं कम होगा, लोग बेवजह बोल रहे धुआं ज्यादा, बट आग तो लगी है। लेकिन ये भी सच है कि कुछ लोगों ने उसे बेवजह का हुआ बना लिया। मैंने कहा ना कि मिथ बना लिया है। हर एक खबर जब जर्नलिस्ट सुनाएगा उनको लगेगा ये खबर है ही ऐसी। पर कई बार वो खबर इतनी जरूरी हो सकती है, वो इतनी जरूरी हो सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको उसमें भी एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। मैंने आज से 20 दिन पहले खबर की थी अनक्लेम्ड अकाउंट्स की, कि जम्मू कश्मीर के अंदर 17 लाख कुछ अकाउंट्स, बैंक अकाउंट, पॉलिसी अकाउंट्स, पेंशन अकाउंट्स, इंश्योरेंस अकाउंट्स, एलआईसी के बॉन्ड्स ऐसे हैं जो किसके हैं वो उनको भी पता नहीं है और वो लोग ले नहीं रहे आते क्योंकि उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल सही नहीं थी। उसके बाद एक हमारी खबर के बाद भी एक्शन तेज हुआ। पहले भी आरबीआई ने अनक्लेम्ड अकाउंट्स को सेटल करने के लिए एक एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। उसके बाद कैंप्स लगना शुरू हुए। रजौरी जेके बैंक में मेरी खबर के अगले तीसरे दिन कैंप लगा। हाँ, लगते हैं। ठीक है, कैंप लगा, उसमें कई लोगों के अकाउंट सेटल हो गए।
जिन लोगों को लगा था अच्छा हमारा भी अकाउंट था यार, शक था क्या पता था नहीं था, वो वहां के सामने एक लिस्ट थी, उन्होंने बोला हाँ जी आपका अकाउंट है, फॉर्मेलिटीज हो। मुझे 2 दिन पहले एक आदमी कॉल करता है कहीं शायद मंजाकोट के किसी इलाके से, वो मुझे कहता है जनाब, कोई गरीब आदमी, एक बड़ा मासूम सी आवाज में उसने मेरे से बात की, कहता है ऐसे, उसने बोला जनाब आपका शुक्रिया, आपकी वजह से मुझे ध्यान में आया कि मेरे वालिद साहब का एक अकाउंट था जो वो बताते थे कि शायद ग्रामीण बैंक का उसने नाम लिया था कि वहां पे था, लेकिन फिर उनने बोला, हमने उनकी कॉपी कूपी ढूंढी, पता ही नहीं चला, 2-4 बार बैंक गए, बैंक वाले ने सीधे मुंह से बात नहीं की, तो हम भी चुप होके बैठ गए। आपने बताया, फिर हमें लगा नहीं यार पैसा तो हमारा, फिर आपने बताया कैंप लग रहा, हम कैंप में गए, वहां लिस्ट में नाम था, उनने हमें फॉर्मेलिटी बताई, उसने कुछ ही लाख रुपए का जिक्र किया था कि इतने लाख रुपए थे, लेकिन मैं उसकी आवाज को सुन के महसूस कर पा रहा था कि जो उसको वो लाख, कितने भी लाख थे, 2-2.5 लाख रुपए के आसपास था, वो जो उसको मिल गया ना, वो शायद वो उसको सुकून दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसने मुझे शुक्रिया कहा, अब मेरे लिए वो शुक्रिया बड़ी बात थी। तो वो चीजें की जाएंगी तो सोसाइटी का फेथ रिस्टोर होगा। अब वो जो मैंने खबर की उसके नीचे कई लोग कमेंट लिख रहे हैं, मोदी साहब ने 15 लाख रुपए देने थे, शायद मेरे होंगे। कोई लिख रहा है जी मुझे उसने उधार देना था, उसने 10,000 रुपए देने थे, शायद ये वो ना आए। कुछ कोई लिख रहा है, कुछ कोई लिख रहा है, ठीक है लाइटर नोट में लिख रहे हैं, लेकिन लोगों ने उसे भी फॉर ग्रांटेड लिया कि यार ये आदमी ऐसे ही बैठ के हवा की बातें बोल रहा है। उस खबर का मतलब क्या था, वो आज उस आदमी को पूछो जिसको वो पैसा, जिसका वो हकदार था, वो उसको मिला। एक तो ब्लैकमेलिंग की जाती है तभी लोग कहते हैं, दूसरा इतनी नहीं की जाती जितने लोग कहते हैं, और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है, कई बार मुझे भी कोई कॉल आती है, जनाब सुमित जी यार वो आपका ये साथी हमसे पैसे मांग रहा है। मैंने कहा किस बात के? कहता जी इस काम के। मैंने कहा इसका मतलब आपने भी तो गलत किया है। ब्लैकमेल होता कौन है? जो गलत करता है। फिर बिल्कुल सिंपल एंड बेसिक प्रिंसिपल ये है, भाई आप ऐसा कुछ करो ही ना कि कोई आपको ब्लैकमेल करे। मुझे कोई भी ब्लैकमेल कर सकता है, नो डाउट, मेरे से कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, कई बार लोगों को अचानक वो वीडियो कॉल सा आता है, वो उठाते, बाद में उनकी AI मॉर्फ वीडियोस फोटोज वो न्यूड करके वो कर दिया जाता है, वो एक सेपरेट चीज रही। बट मैं दिन दिहाड़े अपनी जिंदगी में ऑफलाइन ब्लंडर करते रहूं, फिर बाद में जब मेरा वो चोरी पकड़ी जाएगी और कोई मुझे ब्लैकमेल करेगा, फिर मैं बोलूँ ये ब्लैकमेल क्यों कर रहा है? भाई अगर तूने 10 रुपए खा लिए थे तो तेरे से कोई 3 खा लेगा तो क्या हाल? अब आपने भी चोरी की तो वो भी चोरी करेगा। या अगर आपने अपने आप को पाक साफ रखा है तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती आपको ब्लैकमेल करने की। सिंपल एंड स्ट्रेट। लोगों के लिए मेरा यही मैसेज है, कुछ ऐसा करो ही ना कि आप ब्लैकमेल होते। हमेशा अपनी नीयत को, अपने काम को, अपने इमेज को, अपने रुतबे को, और सबसे बड़ी बात है अपने जहन को, और एक जिसको कहते हैं ना कि अपने एक सोल को, अपनी आत्मा को साफ रखो। जो ऊपर वाले ने आपको जिंदगी दी है इसको अच्छे से जियो, अच्छे से काम करो। जो गवर्नमेंट नौकरी, कोई सरकारी काम, गैर सरकारी काम आपको मिला उसमें नीयत साफ रखो, ऊपर वाला सब परेशानी हल करेगा। फिर जब चोरी करोगे तो अगर 10 खाओगे तो 3 कोई मांगेगा नहीं, फिर उसके लिए तैयार भी। सिंपल स्टेट बात। हम कई बार बाहर से सुनते भी है ना, आपका नेचर देख के लगता है, लोग बातें करते हैं कि आप थोड़ा सा ईगोइस्टिक टाइप और एटीट्यूड टाइप में रहते हो। हाँ, मैंने आपको जैसे बोला था, मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं अपनी कंपनी पसंद करता हूँ। देखिए हर किसी इंसान की एक अपनी नेचर है, सिंपल एंड स्ट्रेट बात ये है। मैं बेवजह कहीं पे बात करना पसंद नहीं करता, वो मेरी नेचर है, और ये नहीं कि मैंने बनाई है, बचपन से है ना, बचपन का वो खेल है कि मैं अपने आप को अच्छी कंपनी में रखना भी पसंद करता हूँ। और अच्छी कंपनी का मतलब ये नहीं है कि कोई वो सूट बूट वाले आदमी, अच्छे कंपनी वाले आदमी जिनकी मेंटालिटी अच्छी हो, जिनकी दिल साफ है, जो पीठ पीछे भी आपकी ठीक है अच्छाई नहीं करेंगे, कम से कम बुराई भी नहीं करेंगे। दूसरा कि मैं फालतू की क्या किसी से बात करनी है ना, ठीक है जो मेरे टर्म्स में है उससे बात करनी है। और अब रोड चलते कई लोग विश करते हैं, मैं विश का जवाब बाकायदा जितना इज्जत मिल रही है उससे डबल इज्जत में देता हूँ। बट हाँ, कहीं जाके ऐसे फालतू में बात करनी और कहीं जाके फालतू में बैठ जाना। कई बार लोग बोलते हैं जनाब मेरी इस दुकान का इनॉग्रेशन हो रहा है तो आप प्लीज आइएगा। तो मैं इनको सीधा बोलता हूँ कि जनाब आपकी दुकान का इनॉग्रेशन, आपका एक सपना है कि दुकान आपकी अच्छी चले और इनॉग्रेशन जो हो आपकी रोजी चले। भाई साहब आप अपने फोटोज वीडियोस मेरे व्हाट्सएप पे डाल देना, हम आपको प्रमोशन दिलवाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट दिलवाएंगे। हाँ, कोई एडवर्टीजमेंट हमें देता वो तो, क्योंकि अब वो एडिटर अपना काम कर रहा है, एडिटर कोई थर्ड पार्टी है मेरी, वो एडिट कर रही है, वो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करवानी है, सब चीजें हैं। तो लेकिन जब कोई ऐसे इनॉग्रेशन है, ठीक है शॉर्ट न्यूज है, वो चल जाएगी, बात खत्म। आमतौर पे जाना भी मैं पसंद नहीं करता, थोड़ा फैमिली को भी टाइम देना है, कुछ चीजों में खुद को भी टाइम देना है। अब ज्यादा भी सोसाइटी में घुस चलोगे तो फिर अपने लिए वक्त भी नहीं रहता। बिल्कुल वो चीजें
भाई आपकी अचीवमेंट्स के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा, क्या क्या अचीवमेंट अभी तक आपको मिली ऑपरेशन सिंदूर के टाइम? आपको इंडियन आर्मी की तरफ से जो है वो भी आपको वहां पे फेलिसिटेट किया, अप्रिशिएट किया गया आपके काम को लेके। और उसके बाद थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड में जानना चाहूंगा कि फैमिली में आपके मदर फादर कोई इस फील्ड से था जिस फील्ड में अभी आप हैं? देखिए नहीं, मेरी फैमिली में इमीडिएटली जो मेरी फैमिली है उसमें तो कोई इस फील्ड में नहीं था, दूर दूर तक नहीं था, लेकिन इतना जरूर है कि मेरे एक अंकल मामा जी वो इस फील्ड के साथ कनेक्टेड थे बिफोर हिज गवर्नमेंट जॉब। बाद में उनकी भी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी तो उन्होंने छोड़ दिया था। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज लेक्चरर वो सिलेक्ट हुए थे। उससे पहले वो इस फील्ड में थे, एक बड़े अच्छे रिनाउंड जर्नलिस्ट थे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने इस प्रेफर किया, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी। फैमिली में मेरे पेरेंट्स हैं वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही रिटायर्ड हैं दोनों। मेरी वाइफ जो है शी इज आल्सो सर्विंग इन गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। मेरी एक छोटी सिस्टर है, शी इज परस्यूइंग हर एजुकेशन। तो मेरी वाइफ जो है वो तो मेरी एक बेटी है छोटी। तो इस फैमिली बैकग्राउंड ये है, फैमिली से दूर दूर तक कनेक्टेड नहीं है। तो बाकी जहाँ अचीवमेंट्स का सवाल है, अचीवमेंट बस लोगों का प्यार है, वही मेरे लिए अचीवमेंट है। ठीक है, कहीं इवेंट्स पे किसी एक जगह किसी दूसरी जगह फैसिलिटेट किया जाता है, फेलिसिटेट किया जाता है, अवार्ड्स दिए जाते हैं। जो कोई इज्जत देता है हम उसे सिर झुकाकर, बड़े ही सिखाया गया है जो हमें घर से, कि आपको कोई बाहर एक सूखा रोटी का छिलका भी दे, अगर इज्जत के साथ, प्यार के साथ, मिठास के साथ, वो भी सिर झुकाकर पूरी इज्जत के साथ लेना है। हाँ, कोई आंखें दिखाएगा और एटीट्यूड दिखाने की कोशिश करेगा या किसी भी तरह से दबदबा बनाने की कोशिश करेगा, तो जितना वो बनाना जानता है या जितना वो कर सकता है, तो वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि उसको उससे डबल या ट्रिपल पुश बैक मिलेगा। लेकिन जहां इज्जत कोई देगा, इज्जत जितनी किसी ने दी है उससे डबल इज्जत देने की हमेशा कोशिश करते हैं, कोशिश की है। जहां पे भी किसी ने छोटा इवेंट हो बड़ा इवेंट हो, वहां फैसिलिटेट करने की कोशिश की किसी भी तरह से, तो मैंने सिर झुकाकर उस चीज को एक्सेप्ट किया। आर्मी की आपने बात की, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने सिर्फ सर्विस दी, अपनी सोशल सर्विस सोसाइटी के लिए। हमने कोई आर्मी की मदद नहीं की, हमने कहीं किसी और गवर्नमेंट एजेंसी की मदद नहीं की, क्योंकि सारे अपना अपना काम कर रहे थे। हमने लोगों की मदद करने की कोशिश की, इंजर्ड की इवैक्यूएशन में हेल्प किया। मैं ये नहीं बोलूंगा मैंने अपना वो एम्बुलेंस चला के मैंने कोई जख्मी को भर के अस्पताल लाया था, लेकिन नहीं, कहीं से अगर लोगों ने फोन किया जनाब हमारे मोहल्ले में लोग जख्मी हैं, हमने कोऑर्डिनेट करवाया सिविल अथॉरिटीज के साथ के जल्दी से जितना कर सकते थे किया, ताकि लोगों को जल्दी रिलीफ मिले। कई जगहों पर बीमार लोगों के लिए कुछ करना था। 2-3 ऐसे लोग थे जिन्हें लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस थी, उनकी दवाइयों का इशू बन गया था। फिर वो सिविल अथॉरिटीज के साथ असिस्टेंस करके हमने ये करना शुरू कर दिया, जो दवाइयां तक लोगों के डोर स्टेप तक पहुंचाई। जब रजौरी पूरा सुनसान पड़ा हुआ था, चोरियों का बहुत खतरा था, मैं पुलिस अथॉरिटीज को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मैंने उनसे डिस्कस किया, उन्होंने डे नाइट पेट्रोलिंग स्टार्ट कर दी, एग्रेसिव पेट्रोलिंग स्टार्ट कर दी। आप खुद सोचे, एक तरफ से बम पड़ रहे हैं और दूसरी तरफ पुलिस और सीआरपी के लोग सड़कों पर चल रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं बेचारे वो भी। तो वो चीजें भी की जो मेरे से बन पड़ती थी। मैंने खुद कुछ नहीं किया, एक पुल का काम किया, ब्रिज करता रहा मैं अलग अलग चीजों को। उसके बाद आर्मी ने इस काबिल समझा कि ऑपरेशन सिंदूर में गैलेंट्री जर्नलिज्म के एक अवार्ड से नवाजा गया, वो भी पूरे इज्जत के साथ, एहतराम के साथ मैंने एक्सेप्ट किया है। आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमारे नेशनल इवेंट्स होते हैं, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, तो वहाँ पे मेरे उस्ताद हैं इकबाल रैना साहब, उनके साथ मुझे एज को एंकर वहाँ अपनी होस्टिंग का स्टेट सेक्रेटरी के रोल का मौका मिलता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, वो वॉलंटरी है मेरा। मैं मतलब हमेशा वॉलंटरी अपने आप को सर्विस में दे रहा हूँ, क्योंकि 15 अगस्त और 26 जनवरी को घर में बैठकर परेड देखने से बेहतर है कि एक स्टेज पर चढ़कर, अगर ऊपर वाले ने बोलने के 2 बोल सीधे दिए हैं तो बोलकर मैं लोगों का हौसला बढ़ाता हूँ, बच्चों की मोटिवेशन बढ़ाता हूँ, बच्चों को कॉन्फिडेंस देता हूँ, ताकि सोसाइटी में ये ट्रेंड और बढ़े। क्योंकि आने वाले वक्त में क्या पता, ये 15 अगस्त और 26 जनवरी में भी लोग जाना, फंक्शन में जाना शुरू करेंगे, क्योंकि लोग इतने बिजी होना शुरू हो चुके हैं। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि लोग कम से कम उस दिन के साथ जुड़े रहें। तो यही कुछ अचीवमेंट्स हैं, और अचीवमेंट सबसे बड़ा आप जैसे भाइयों का, रजौरी के लोगों का प्यार है, और बस यही बना रहे। बाकी ऊपर वाला कब कहाँ किसको कैसे रखता है वो तो रब की मर्जी। बीइंग अ जर्नलिस्ट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, क्या व्यूज रहेंगे उनके लिए आपके एज अ जर्नलिस्ट? कैसे लीडर हैं वो? देखिए, बीइंग अ जर्नलिस्ट तो मैं उस पे नहीं कहूंगा। रीजन बीइंग के वो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी कि वो एक गवर्नमेंट को हेड कर रहे हैं, और गवर्नमेंट में 10 किस्म की खामियां होती हैं। तो जब जर्नलिस्ट क्रिटिसाइज करता है,
अप्रिशिएट करता तो मैं अप्रिशिएट भी कर सकता हूँ, तो मैं क्रिटिसाइज भी कर सकता हूँ गवर्नमेंट को, मतलब नॉट टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। बट जब आप इंडिविजुअल लेवल पे बात करें, पर्सनल लेवल पे बात करें, तो एक ट्रेडमार्क सेट किया है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, एक लीगेसी सेट की है। और सबसे बड़ी बात, मैं ना पास्ट में जाऊंगा ना फ्यूचर में जाऊंगा, जो अभी के हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, कि एक आम आदमी, एक कॉमन सिटीजन, एक मेरे आप जैसा आदमी जिसका कोई बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जिसका कोई बाप दादा परदादा जो है वो मेरे और आपकी तरह, जैसे हमारा भी कोई नहीं था पॉलिटिक्स में, कोई मिनिस्टर नहीं था, कोई नॉन पॉलिटिक्स, ऐसे भी हमारी तरह वो भी एक आम परिवार, एक छोटे परिवार से, एक साधारण से परिवार से आते थे। और उन्होंने खुद बोला कि मैं स्टेशन पे चाय तक बेचता था। उसके बाद भी वो आज हमारे इतने बड़े मुल्क के प्रधानमंत्री, एक सबसे टॉप जगह पर हैं। तो ये बताता है कि एक आम आदमी भी हमारे देश में सबसे ऊपर पहुंच सकता है। तो उन्होंने, वही मैंने कहा कि इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट पॉलिसीज में, फॉरेन पॉलिसीज में, डिफेंस में, वाइब्रेंस में, एग्रेशन में, कंट्री को पूरा मतलब बाइंड रखने में जो रोल उनका है वो तो रहा, बट कॉमन आदमी इतने ऊपर पहुंच सकता है। ये उन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की है जो मुझे लगता है कि सदियों दर सदियों, जब तक ये दुनिया है तब तक। आप अपने काम को भी बड़ा टाइम देते हैं, स्टोरीज करते हैं, एनालिसिस के साथ आप स्टोरीज करते हैं, तो क्या इसके साथ साथ आप स्पिरिचुअल भी बिलीव करते हैं? बिल्कुल, देखिए मैं एक हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, और वो मेरा एक पर्सनल है। कई बार बदकिस्मती से कुछ लोगों ने उस पे भी ठीक है कुछ भी कहा, वो उनको मुबारक है। मैं अपने, ये अब आपने एक सवाल बड़ा ही पर्सनल पूछा है, लेकिन क्योंकि पर्सनल सवाल आप ओपन एक प्लेटफॉर्म पर, मैं अपने रिलीजन को लेकर, मैं अपने फेथ को लेकर, बिलीफ को लेकर बहुत ज्यादा पर्सनल। मैं किस तरह से पूजा करता हूँ, मेरे रिलीजियस फीलिंग्स क्या हैं, वो मेरे दिल के अंदर है। और जहां तक सवाल है, मैं पूरी तरह से रिलीजियस हूँ। और भागवत गीता का एक सार है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। मैं उस पर भी विश्वास रखता हूँ। मैं कर्म ही धर्म पे भी विश्वास रखता हूँ। मैं उसके अलावा उस चीज पे सबसे ज्यादा विश्वास रखता हूँ कि ये कलयुग है, यहाँ जो बोएगा वही पाएगा। मतलब जो आप कर रहे हो वही आपकी आंखों के आगे आना है। और मैं इस चीज में कम विश्वास रखता हूँ कि मुझे मौत के बाद अपने कर्मों का फल देना है, हिसाब देना ना, यही देना है। मैं बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हूँ अपने बिलीफ को लेकर, अपने उसको लेकर। हाँ, दूसरे के धर्म की, दूसरे के मजहब की मैं उतनी ही इज्जत करता हूँ जितनी मैं अपनी करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये हमारा धर्म भी हमें सिखाता है कि हर किसी का फेथ उसका पर्सनल है, उसको पूरी रिस्पेक्ट देनी है। अपने फेथ को लेकर मैं बिल्कुल पर्टिकुलर हूँ। और मैं बस इतना ही आपको कह सकता हूँ कि मैं पूरा पूजा पाठी हूँ और मैं जो चीजें सनातन धर्म में है मैं वो सब करता हूँ, हर एक चीज करता हूँ, सिर्फ है कि मैं उसको अपने दिल के अंदर। कभी ऐसा भी हुआ कि कोई ऐसी स्टोरी या न्यूज़ वो आपने कर ली हो जहां पर आपको एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेशर पड़ा है कि इसको डिलीट करो, या ऐसा वैसा कभी कुछ हुआ? नहीं, देखिए वो होता है, और वो कई बार सही के लिए भी होता है। और वो जब प्रेशर आता है, कई बार ऐसा भी हुआ है कि कुछ लोगों ने, थर्ड पार्टी ने, नॉट एडमिनिस्ट्रेशन बट थर्ड पार्टी ने ये कहा जी ये हमारे खिलाफ खबर है तो ये आप डिलीट कर दो। मैंने कहा जनाब पहले तो मैं करता ही नहीं हूँ। जब मुझे पता ना कि कोई खबर क्रिटिसिज्म वाली है, कंट्रोवर्शियल, मैं उसमें हाथ नहीं डालता। लेकिन जब डाल दिया तो फिर जनाब फिर तो डिलीट। हाँ, लेकिन कई बार कुछ लोग, जो मुझे लगता है कि शायद मैंने जाने अनजाने में गलती से विक्टिमाइज कर दिए, किसी आदमी का कसूर नहीं था, मेरी खबर की वजह से मैंने तो नहीं चाहा, लेकिन उस पर लांछन, मैं उसको खुद से डिलीट कर देता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन की जहां तक बात रही, आज तक मुझे कभी एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी सही खबर को दबाने के लिए प्रेशराइज नहीं किया। लेकिन हाँ, कभी ऐसी कोई हमने खबर कर दी, बाद में जो रेप्लिकेट ऐसा हो गई, हमारी खबर की वजह से हालात खराब होने का खदशा हो गया। हालांकि हमने वो खबर हालात खराब करने के लिए नहीं की थी, हमने एक बेसिक खबर की, बाद में उसका इम्पैक्ट ऐसा क्रिएट होना स्टार्ट हो गया कि सोसाइटी में हालात खराब हो सकते थे। एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें प्यार से बोला और हमने प्यार से माथा झुका के, सिर झुका के, बड़ी इज्जत के साथ उनकी बात मानते हुए खबर डिलीट की, क्योंकि ये हमारा ही फर्ज है कि समाज, ये रजौरी, ये पूरा रीजन जो है, ये पूरा मन पीसफुल बना रहे। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा जाते जाते अब, कि आप न्यूज़ वगैरह कर रहे हैं, तो क्या आपको क्या लगता है कि करप्शन का ग्राफ कितना ज्यादा जो डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है
अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, आपके अकॉर्डिंग क्या आप इसको किस एंगल से जो है वो देखिए अनएम्प्लॉयमेंट तो इंक्रीज ही है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। अगर आप साल 1970-80 की बात करेंगे, तब पता चला था कि हमारे मुल्क की जनसंख्या आबादी इतनी बढ़ना शुरू हो गई है कि जितनी हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे आने वाले वक्त में। तभी उस वक्त की सरकार ने हम दो हमारे दो का नारा दिया, फिर नसबंदी वो प्रोग्राम लाया गया, फिर इवन एक वो वक्त भी आया था जो गवर्नमेंट पे बड़ा क्रिटिसाइज हुआ था कि ये फोर्सिबल नसबंदी करवाना शुरू कर दिए। हालांकि उसमें क्या सच्चाई थी वो तो तब ऊपर वाला ही जाने, हम तो तब पैदा भी नहीं हुए थे। लेकिन वो एक 1970s 1980s की बात थी। अब उस वक्त एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में हम जा रहे थे। हालांकि आज कह रहे हैं कि चाइना दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है, लेकिन हमारे एक्सपर्ट ये मानते हैं कि जब नेक्स्ट सेंसस जो अब होने जा रहा है 2026 में, इसमें हम दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएंगे। और आप खुद देख लें, लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं है। आप ये जम्मू कश्मीर को ना देखें, आप पूरी कंट्री को देखें, बड़ी बुरी हालत है। स्लम्स कितने हैं, एक एक छत के नीचे 10-10 परिवार रहते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन सबसे बड़ा वजह थी, लेकिन वक्त के साथ उसमें ये बेटरमेंट जरूर आई है कि आज की डेट में कोई कम पढ़ा लिखा हो, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा हो, उसके बनिस्पत सारे लोग यही जहन रख रहे हैं कि यार बच्चे दो, मैक्सिमम 3, मतलब 2 ही बच्चे, क्योंकि इन्फ्लेशन भी है, महंगाई भी है, हर एक चीजें हैं, तो बच्चे पालने हैं। अब ऐसा वो वक्त तो निकल गया ना कि बच्चा बस पैदा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, शादी ब्याह करके भेज दिया, नहीं। अब बच्चे की जरूरतें हैं, एजुकेशन है, हर एक चीज है, तो वो ऑटोमेटिक एक सेंस आ गई सोसाइटी में कि हम दो हमारे दो वाला नारा सच में साबित हो रहा है। लेकिन जो पॉपुलेशन तब एक्सप्लोजन हुआ था, उसका इम्पैक्ट आज है कि पॉपुलेशन अभी अपर साइड पे तो है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। और अनएम्प्लॉयमेंट में एक रीजन ये भी है, खासकर हमारे जम्मू कश्मीर में और उससे ज्यादा हमारे रजौरी पुंछ के इलाके में, यहाँ प्राइवेटाइजेशन किसी चीज की नहीं है। आप मुझे बताएं यहाँ क्या प्राइवेटाइजेशन? 3 ही चीजें प्राइवेटाइजेशन है। एक क्रशर्स हैं, स्टोन ब्रिक किलन्स हैं, ये भट्टे हैं, क्रशर्स हैं, या ये जो प्राइवेट ठेकेदारी के छोटे मोटे काम है, कई लोगों को वहां दिहाड़ी लगती है, या दुकानें लोग करते हैं, कोई किसी अपनी दुकान कर रहा है, कोई किसी की दुकान पे आ गया, या ड्राइवरी, कोई किसी का ड्राइवर है, किसी ने अपनी गाड़ी। आप मुझे चौथा बता दो, कितने ही प्राइवेट स्कूल्स हैं, कितने ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, कहाँ मजदूरी है लोगों को? तो अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ यहाँ बहुत ज्यादा है। और उससे बड़ी बदकिस्मती कि यहाँ उस अनएम्प्लॉयमेंट को प्राइवेटाइजेशन में डील करने के लिए कोई कुछ भी नहीं किया गया ना। आप कश्मीर में जाएं, कश्मीर में आपको दुनिया अनएम्प्लॉयड दिखेगी, लेकिन सारे पैसा कमा रहे किससे? टूरिज्म से। टूरिज्म से, बिल्कुल। एप्पल इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। क्या हमारे यहाँ ठीक है, हमारे यहाँ मौसम सेब का नहीं है, बट हमारा ये जो बुद्धल कोटरंका थन्ना मंडी दरहाल, यहाँ सेब लग सकता है। मंजाकोट में कितना अच्छा हार्टिकल्चर प्रोड्यूस है, वहां पे नाशपती है, अखरोट है, ये चीजें लगती हैं। खुबानी, एप्रिकॉट, इतना जबरदस्त मुकाबला ही नहीं है। आप बालाकोट में चले जाए, कितना फ्रूटिंग वहां पे पोटेंशियल है। आप डूंगी में चले जाए, पीकानट का कितना पोटेंशियल है। हम लोग उस तरफ जाना नहीं चाहते हैं। सब्जियों की आप बात कर लें, अगर इरिगेशन की फैसिलिटी आपके पास, आप कोई भी सब्जी रजौरी के एनवायरनमेंट में उगा लें, या ठंडे मौसम वाली भी उग जाती है, गर्म होता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हो सकती थी, लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं, तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है। और आपने एक चीज कुछ और पूछी, करप्शन को लेकर। देखिए करप्शन है, हमारी मॉरल करप्शन है, हमारे नसों में घुसी हुई है। गवर्नमेंट जितना मर्जी कर ले, जब तक हम खुद को करप्शन से बाहर नहीं लाएंगे, तब तक नहीं चीजें ठीक होंगी। और उस करप्शन को डील करने के लिए लग्जरियस लाइफस्टाइल को कम करना होगा। और जो ऊपर वाले ने कहा था कि हमेशा, ऊपर बड़ों ने कहा हुआ है, और कुछ जगहों पर रिलीजियस टीचिंग में भी ये कहा जाता है कि हमेशा अपने से एक कदम नीचे वाले की जिंदगी को देखो और वैसी जिंदगी जियो। बिल्कुल। अपने से ऊपर वाले की जिंदगी को मत जियो। हम नीचे वाले को नहीं, हम ऊपर वाले की जिंदगी को देख के जी रहे हैं। और जब ऊपर वाले की जिंदगी बितानी है, जीनी है, उसके लिए जेब में पैसा ज्यादा चाहिए, और जब पैसे ज्यादा चाहिए तो करप्शन। और करप्शन हर जगह पे है, मॉरल करप्शन हर जगह की करप्शन है। करप्शन सिर्फ यही नहीं है, एक जो फ्रूट की रेडी पे जो सामान बेचने वाला है, जब वो एक वो छोटे से कपड़े में सरसों का तेल लगा के अपने सेब को पोंछ के उसको चमका के रखते हैं, तो वो भी तो करप्शन है कि भाई मेरा सेब ज्यादा। तो मॉरल करप्शन हर जगह है। ये जब तक ठीक नहीं होगी करप्शन, और करप्शन इनफैक्ट मैं तो कहूंगा बड़ी है, कम हुई होगी बट कई हिसाब से बड़ी ही है। भैया मैं अपनी टीम की ओर से आपका थैंक यू करता हूँ कि आप आज अपना टाइम निकाल के यहाँ पर आए, और एक अच्छा पॉडकास्ट, जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट रहा ये। मैं आपका थैंक यू करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप हमारे चैनल पे जो पॉडकास्ट में आए। नहीं, मैं अपने आप को खुशकिस्मत महसूस करता हूँ कि स्पीक द हार्ट आउट मुझे पूरे दिल से बोलने का मौका दिया आपने। और मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आपका ये जो पॉडकास्ट चैनल है, ये दिन ब दिन
और ग्रो करे और ग्रो करे। और आप, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जो अच्छी अच्छी पर्सनैलिटीज हैं रजौरी की, जो अच्छे लोग हैं, उन्हें भी आप प्लेटफॉर्म पे लाते रहें ताकि उनकी आवाज भी लोगों तक पहुंचे। और एक वक्त ऐसा है कि ये पॉडकास्ट, मैं तो कहूँगा रजौरी में तो पहला था, लेकिन जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा पॉडकास्ट बना। थैंक यू, ये हमारे लिए बहुत अच्छे वर्ड्स। मैं आपको एक बार फिर से अपनी टीम की ओर से थैंक यू करता हूँ। तो ये थे आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ पॉजिटिव वॉइस जर्नलिस्ट सुमित भार्गव जी, जिन्होंने अपना टाइम दिया और इनके साथ बातें करने का मौका मिला, इनकी एक्चुअल में इनकी पर्सनल लाइफ जानने का मौका मिला, किस तरह के चैलेंजेस इन्होंने फेस किए। अगर आज ये एक पॉजिटिव वॉइस जर्नलिस्ट रजौरी के पीर पंजाल के बने टॉप जर्नलिस्ट, जम्मू कश्मीर टॉप जर्नलिस्ट में आते हैं, तो मैं अपनी टीम की ओर से इनका थैंक यू करता हूँ। आप भी देखते रहिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट, ऐसे ही स्पेशल पॉडकास्ट। आने वाले टाइम में और भी अच्छे पॉडकास्ट आपके लिए आएंगे और प्रीवियस में जितने भी पॉडकास्ट हैं वो आप ज्यादा से ज्यादा जरूर देखें। आप भी देखते रहिए द हिमालयन टॉक शो, द रियलिटी अनकवर्ड पॉडकास्ट चैनल, द वॉइस ऑफ रजौरी। मोहित मल्होत्रा के साथ आशीष बसीन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।